तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल इन लोगों का टेस्ट था, ठीक है। मुझे भी कल ऐसा क्या किया होगा तो अभी तुम्हें सुनना पड़ता है, नहीं पता। देखो भाई, नाउ आई विल रिकमेंड यू वन थिंग कि आप यूट्यूब पे डालना ना यूर एमसीक्यू। वहाँ पे मैंने केस स्टडीज करा रखी है, तो केस स्टडीज की वीडियो को देखना चालू करो। एग्जाम टाइम टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ी सी है उनको आप देखो, इनसे आपकी बहुत हेल्प होगी। एमसीक्यू के अंदर केस स्टडीज सॉल्व करनी है, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो समझना मेरी बात, ठीक है। तो वो केस स्टडी चालू करता हूँ विदाउट एनी डिले, क्योंकि आपका जीएफटी वाला क्वेश्चन हो रखा है और सारी केस स्टडीज जीएफटी से ही। यूट्यूब आपके चैनल पे और कहाँ होंगी चैनल। फोल्डर बना हुआ है, बिजनेस फोल्डर, आईडी नवंबर 24 में 25 है, उसके अंदर जाएंगे आपको देखिए। ये देखो, बोला जवान जो डाला, एक नौजवान आएगा आपके सामने, नौजवान की प्लेलिस्ट में चले जाओ, तीन आईडी रिजल्ट चाहिए फाइनल प्लेलिस्ट में गए और आप देखो ये प्लेलिस्ट के अंदर नीचे चाहिए, तो ये ना आई से स्टडी एमसीक्यू 1 2 3 4 10 20 30 30 40 ये बने चाहिए, ठीक है। ये वीडियो देखने आप कंपलसरी है, ठीक है। हाँ आई मैं इनको देख के निकाल लेना, क्योंकि भाई मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो क्वेश्चन के तरीके आती है पूरी पीरियड में आएगा देखिए। सर ये केस स्टडी फाइल मेरी जो वेबसाइट है ekclasses.com, उसको फ्री रिसोर्सेज मिल जाएगी, और तो वो फाइल पुरानी अटेम्प्ट की है, कुछ चेंजेस हुए नहीं केस स्टडी के अंदर। केस स्टडी को रेफर करना सारी पीडीएफ मिलेगी आपको ekclasses.com पे फ्री रिसोर्सेज। और मैंने कल लेवियन एग्जामिनेशन और टाइप ऑफ वीडियो डाल दिया, दोनों मिला के 1.5 आवर्स से भी कम है, उससे भी कम है, पार्ट बाय पार्ट ये सारे कुछ करना है, तो देख शुरू करते हैं। चलिए जी, ठीक देख लिया ना, हाँ तो बस समझ में आया आपको, तो देखा आपने कुछ नहीं, कस्टम ज़्यादा लोड लेना ही है। देख लिया, काफी लोगों ने देख लिया, ऐसे रहते हैं इसको। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज आ गई है, चलो फटाफट एपिसोड देख लेते हैं, जल्दी कौन देखता भाई, ठीक है। टेस्ट पेपर सेंड करो भाई, आज तक सेंड कर दो टेस्ट पेपर, फिर डिस्कशन करेंगे, फिर जान होगी कॉपी के साथ। चलिए भाई, पहले सुन सभी लोग, एवरीवन। ये कल अपने एक्सपोर्ट प्रोसीजर देखा, एक्सपोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझना है। एक्सपोर्ट के अंदर तो वहाँ पे अपन बिल ऑफ मेंटेन फाइल करते हैं, यहाँ पे शिपिंग बिल फाइल करते हैं, ठीक है। शिपिंग में जब आप फाइल करोगे, ऑफिसर देख लेगा कि आप जो सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो वो प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड गुड्स नहीं है, तो आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देगा। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मतलब ठीक है, जाओ जैसे इंपोर्ट के केस में आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर जाना लेट लेके एक्सपोर्ट नहीं ऑर्डर मिलेगा, करो भाई कोई दिक्कत नहीं। एंड आउटवर्ड लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर सेम बोलिए, कोई डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। बाकी ट्रांसलेट ट्रांसशिपमेंट जो है वो आपको इसका वैलिडेशन करेगा, ठीक है। अभी वैलिडेशन क्या होगा, ठीक है। चलिए भाई, वैल्यूएशन जब आपको एग्जाम में 5 मैक्स 8 मार्क्स से लाएगा। ये कस्टम कस्टम के अंदर 15 नंबर का कस्टम है, तो आप मान के चलो कस्टम का 40% वेटेड वैल्यूएशन चाहिए, ये बहुत ही आसान है, एकदम लॉजिक होगा। करते का क्वेश्चन आता है, आपको सॉल्व करना रहेगा और इजीली आप सॉल्व करोगे, किसी भी टाइम पे करोगे, आप करोगे तो आपको पूछ जाएगा, फिर दूसरा नंबर पड़ेगा, ठीक है। अब समझ भाई, वैल्यूएशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने जीएसटी के अंदर वैल्यूएशन देखा, वैल्यूएशन में क्या देखा था, जीएसटी वैल्यूएशन में क्या देखा था कि वो वैल्यू जिस पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा उसको वैल्यूएशन करते हैं। जीएसटी वैल्यूएशन के अंदर क्या क्या था, 15 + 15 - 15 की ऐसे में वैल्यू निकाली थी करके आपको याद होगा, और जहां पे डाउटफुल केस पता तो वहां पे रूल लगा देते, जैसे रूल 27 लगा देते हैं, सब लगा देते, रूल 27 जब प्राइस होल्डर कंसिडरेशन हो, डेटा लगा देते, जब परसेंटेज में सामान दो 229 एजेंट केस में, ठीक है। फिर रूल 31 था, रूल 30 तो कॉस्ट ऑफ 10%, 31 बेस्ट इन्वेस्टमेंट, 31 का 31 के बारे में टोटल टेक्निकल के ऑनलाइन की सब देखा था, 32 अपने देखा था, फिर 33 अपने देखा, ठीक है। 32 में अपने लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ट्रैवल एजेंट ये सब अपने देखा, 33 के अंदर प्योर एजेंट वाला केस देखा था, तो इस तरीके से अपने वैल्यूएशन को लगाया, ठीक है। ठीक है भाई, अब सुनिए मेरी बात, चलिए। कस्टम के अंदर क्या है कि भाई आपके सामान इंपोर्ट कर रहे हो, पहली बात तो गुड्स इंपोर्ट करने पे कस्टम ड्यूटी लगती है, सर्विस पे जीएसटी लगता है। तो सर्विस इंपोर्ट करने पे कस्टम ड्यूटी कैसे सकती है, आप ऑनलाइन नेट सर्विस पे कस्टम ड्यूटी लगा लीजिए, पेज पोस्ट सर्विस पे कस्टम ड्यूटी लगा लीजिए, तो गुड्स इंपोर्ट करते हो तो कस्टम ड्यूटी लगती है, सर्विस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, इसके अंदर दो बातें हैं, 14 1 14 2। 14 2 क्या बोलता है, पहली बात तो ये है कि सपोज आपने पानी बॉटल, आप खाली प्लास्टिक बॉटल इंपोर्ट कर लिया, खाली प्लास्टिक बॉटल का इंपोर्ट कर, जैसे मान के चलो एक प्लास्टिक की डिब्बी इंपोर्ट कर लिया, एक इंपोर्ट कर लिया, पॉन्ड्स मॉइस्चराइजिंग कोल्ड इंपोर्ट कर लिया, तब डिपार्टमेंट ने कहा देखो भाई हमारा तो फिक्स है, हमारा तो फिक्स है, आप कुछ भी इंपोर्ट करो, अगर आप बॉटल इंपोर्ट करोगे तो पर बॉटल हम तो 5 रुपये आपसे कस्टम लेंगे, पर बॉटल हम तो 5 रुपये आपसे कस्टम लेंगे, हमारा तो फिक्स है भाई, फिक्स कर दिया डिपार्टमेंट। यहाँ पे इन्होंने क्या डायरेक्ट वैल्यू पे फिक्स कर दिया, इतना ही लगेगा, जैसे हमारा कोरियर वाला है, उसको मतलब नहीं है कि आप किताब कितने की बेचते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, उसका फिक्स है भाई, 1 किलो का 500 रुपये देते हो, 2 किलो का 500 रुपये देते हो, 3 किलो का 500 रुपये देते हो, फिक्स है उसका। इसी तरीके से अगर आपको 14 सेक्शन क्या बोलता है कि डिपार्टमेंट ने कोई रेट फिक्स कर दी तो यहाँ आ जाएगी, क्योंकि हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे एग्जाम्स को लेना देना नहीं है, हमको तो लिखते हो। अगर ऐसे कोई बात क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि 1000 बोतल इंपोर्ट करिए, एक बोतल में 5 रुपये देनी पड़ेगी, तो बताओ कितने क्वेश्चन पूछिए, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारा केस आएगा हमेशा 14 सप्लीमेंट के अंदर, 14 सप्लीमेंट के अंदर क्या होगा कि हम खुद वैल्यू निकालेंगे और खुद ड्यूटी देंगे, तो 14 सप्लीमेंट को तो भूल जाओ। 14 सप्लीमेंट क्या होता है कि इंपोर्ट का केस हुआ तो इंपोर्ट ड्यूटी पे होती है, सीआईएफ वैल्यू होती है, और एक्सपोर्ट का केस होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी पे होती है, एफओ वैल्यू होती है। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे साहब वहां पे हमको इंपोर्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, अगर 50 क्वेश्चन होंगे कस्टम के अंदर आपको 47 क्वेश्चन 48 क्वेश्चन इंपोर्ट मिलेंगे, तो इंपोर्ट के केस में इंपोर्ट ड्यूटी पे होती है, इंपोर्ट ड्यूटी पे होती है सीआईएफ वैल्यू पे, सीआईएफ वैल्यू क्या होती है आइए इसको चेक करते हैं, समझ में। जैसे भाई इमेजिन करो कि
प्रेरणा है अपनी क्लास में। प्रेरणा ने कोई सामान इम्पोर्ट किया यूएस से कुछ आ रहे हैं, ये इंडिया है वो यूएस, ठीक है। अब क्या हुआ सर, आप समझना कि फॉरेन के अंदर कोई पर्सन है, मिस्टर सैम नाम के पर्सन है, जिनसे सामान इम्पोर्ट करना चाहते हैं, आप किसी को होगा मिस्टर सैम सामान को बनाते होंगे, ना खर्चा करते होंगे, तो उसका प्रॉफिट जोड़ते होंगे, ठीक है। मान के चलो कि मिस्टर सैम का खर्चा प्लस प्रॉफिट, मतलब उन्होंने अपने यहाँ से उनकी फैक्ट्री मान के चलो मिस्टर सैम फैक्ट्री है, यूएस फैक्ट्री, वहाँ पे सामान सपोज करो $10,000 रुपये पड़ा। अब क्या करेंगे मिस्टर सैम, वो सामान को यूएस पोर्ट पे देंगे, हाँ देखिए यूएस पोर्ट पे, फैक्ट्री से डायरेक्ट पोर्ट आएगा, डायरेक्ट पोर्ट में जाएगा यूएस पोर्ट पे, ठीक है भाई, ओके, यूएस पोर्ट पे जाएगा वो सामान। अब पोर्ट तक ले जाने के लिए, फैक्ट्री से पोर्ट तक ले जाने के लिए क्या खर्चे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन खर्चे होंगे, और लोडिंग अनलोडिंग, फैक्ट्री से सामान लोड होगा, पोर्ट पे अनलोड होगा, है खर्चे होंगे, लोडिंग अनलोडिंग खर्चे होंगे, ये दो खर्चे और हो जाएंगे फैक्ट्री से पोर्ट तक जाने के लिए। अब पोर्ट में जो सामान आ गया ना, उसको क्या बोलते हैं एफओबी, एक्सपोर्टर के पोर्ट तक जो भी एक्सपोर्ट करेगा, हम इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे पोर्ट का कुछ समझना है, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे सामान, तो ऑफिसर क्या बोलता है, वो ऑफिसर इतना ही बोलता है कि मेरे सामने इस सामान की जो वैल्यू है ना, मेरे सामने सामान की जो वैल्यू है, मैं किसी भी आपसे कस्टमर लूंगा। सपोज करो मेरे को पेन एक्सपोर्ट करनी है, ऐसे मेरे को 1 लाख पेन एक्सपोर्ट करने हैं, पेन मेरे फैक्ट्री में बने, उनमें मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, सब कुछ हो गया। सपोज करो 2000 रुपीज का एक पेन पड़ रहा है, पोर्ट तक ले जाते वो 2050 रुपीज का पड़ गया, तो ऑफिसर बोलेगा आप बताओ सामान की कीमत 2000 मांगो 2050, जाहिर सी बात है 2050 मान हो गया। आप अगर घर में अपने फ्रिज खरीद के ला रहे हो तो ये 19000 का आया, और 1000 रुपये ट्रांसपोर्ट में ले लिए, कोई आपसे पूछेगा फ्रिज कितने का पड़ा था, 20000 बताओगे, अभी थोड़ी 19000 का पड़ा नहीं पड़ा, ये बताओ ना। आप गाड़ी खरीद के लाए, गाड़ी खरीद के आपने सपोज करो 15 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस है, मतलब उसकी एक शोरूम प्राइस है, फिर आपने रोड टैक्स वगैरह पे करे 3 लाख के, और आरटीओ को दिया कुछ पैसा तो 18 लाख रुपए, कोई आपसे पूछेगा गाड़ी कितनी बड़ी, आप बोलोगे ना 18 लाख, भैया बस बोलोगे वैसे 15 दिन सरकार ने 3 लाख का टैक्स लिया, क्या करें 18 दिन का थोड़ी होगे, सीधा बोलोगे बात खत्म। इसी तरीके से ऑफिसर ये बोलेगा कि भाई देखो ये सामान अभी कितने का है, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी 2050 रुपीज का सामान की टाइम पड़ा। तो अब एफओबी वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होगा, एफओबी वैल्यू मतलब पोर्ट तक जो सामान की वैल्यू, उसको एफओबी वैल्यू बोलते हैं, पोर्ट तक जो सामान की वैल्यू, एक्सपोर्ट के पोर्ट की, एक्सपोर्टर के पोर्ट तक सामान की वैल्यू, उसको एफओबी वैल्यू बोलते हैं। सपोज करो ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगे $500, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस लगे $800, तो एफओबी वैल्यू क्या आ गई, एफओबी वैल्यू आ गई $11,300, ठीक है, ठीक है भाई। अब उनके पोर्ट से सामान इंडिया आ रहा है, उनके पोर्ट से जा रहा है सामान इंडिया आ रहा है, गुड्स इंडिया आ रहा है, क्या क्या खर्चे हुए होंगे भाई, ट्रांसपोर्ट फ्रेट लगा होगा, फ्रेट लगा होगा, फ्रेट मतलब वही ट्रांसपोर्टेशन, और इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है, इंश्योरेंस लगा होगा, फ्रेट और इंश्योरेंस, ये दो चीजें कंपल्सरी लगती है, ठीक है। ये भी वैल्यू में ऐड होगा, इंडिया में जब सामान आएगा उसको बोलेंगे सीआईएफ, सीआईएफ मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, सीआईएफ कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। तो देखो भाई अब ये 11300 उन्हीं के यहाँ था, फिर फ्रेट लग गया सपोज करो $1500 का, इंश्योरेंस लग गया सपोज करो $500 का, सीआईएफ फाइन कितने 13300। जाहिर सी बात है ऑफिसर से बोलेगा कि मेरे सामने जो सामान है कीमत क्या है, तो भाई एक्सपोर्ट ने कितने का सामान भेजा, ठीक है, तो एक्सपोर्टर कंट्री में खर्चा हो गया वो भी ऐड होगा, और पोर्ट से इंडिया तक आने का जो खर्चा हो गया वो भी ऐड होगा। तो ऑफिसर बोलेगा मेरे सामने सामान की कीमत $13300 है, मैं तो उसमें कस्टम दूंगा सीआईएफ वैल्यू। तो भाई ऑफिसर के सामने जब आप बोलोगे सर इंडिया में आप उसको अपने घर लेके गए होम, वहाँ पे आपने फ्रेट दिया, तो वो थोड़ी वैल्यू में ऐड होगा क्योंकि हमें इस मूवमेंट पे देनी है। ऑफिसर के सामने जब वो सामान है उसकी क्या कीमत है, उसके जो पैसे देने हैं वो उसको सैलरी पे करेंगे, हम घर लेके गए तो वो थोड़ी वैल्यू नहीं करेंगे, वो तो पोर्ट से बाहर निकलने का खर्चा हो गया ना, वो थोड़ी पे करेंगे, गलत बात है, समझ मेरी बात क्लियर है। इंडिया के अंदर लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस ऐड नहीं होते, एक्सपोर्टर के कंट्री में ही लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस ऐड होते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि पोर्ट पे शिप आ गया इसका मतलब इंपोर्ट हो गया। अब पोर्ट पे शिप आने के बाद उसमें से सामान उतर रहा है वो इंक्लूड नहीं होगा, पोर्ट पे शिप खड़ा हो गया एकदम आगे किनारे पे खड़ा हो गया, बस वहां तक के सारे खर्चे इंक्लूड, उसके बाद के खर्चे इंक्लूड, ठीक है क्लियर है। बिल्कुल मौज पर आएंगे, ठीक है। हमने क्या बोला, सीआईएफ वैल्यू का मतलब है कि सामान इंडिया में जब आया उसकी क्या कीमत थी, कॉस्ट इंश्योरेंस रेट, उसी वैल्यू पे हमको क्या वैल्यू पड़ती है, इंपोर्ट की देनी पड़ती है, जब सामान इंडिया में आया उसकी क्या वैल्यू, ठीक है क्लियर है, ठीक है। एफओबी का मतलब पता है, एक्सपोर्टर के पोर्ट तक के खर्चे, सीआईएफ का मतलब है इंपोर्टर के पोर्ट तक, ठीक है। आगे अभी आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे भैया, आपने आगे सामान को वेयर हाउस में लेके गए, क्या आपने स्मॉल बोर्ड से मंगाया, क्या क्या सब क्लियर होगा, अभी आप बेसिक्स पे चलते हैं, चलिए। सर एफएएस वैल्यू बता दीजिए, एफएएस वैल्यू क्या होती है, आप हमको बताइए पहले एफएएस वैल्यू क्या होती है, तभी हम बता पाएंगे, ठीक है। सर वाटर बॉल लाइव दिखाओगे क्या, मैं पोर्ट पे जाऊँगा, फिर वहाँ पे छोटी छोटी बोट में सामान लेके आऊँगा, कैसे लाइव दिखाऊँ, अभी इसको कैसे कैसे बता जाऊँ, एंड में आपके डाउट बचेंगे 10% आएंगे, फिर भी बच जाए 10%। चलो सर एफओबी में यूएस पोर्ट पे लोडिंग और शिप का बहुत आएगा, उनकी कंट्री का लोडिंग अनलोडिंग, उनकी कंट्री के ट्रांसपोर्ट चार्जेस, वहाँ की एफओबी वैल्यू में, ठीक है। अगर हम इंडिया से समझना मेरी बात, अगर मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इंडिया में, तो इंडिया के अंदर के ट्रांसपोर्ट, इंडिया के फैक्ट्री से इंडिया के पोर्ट और इंडिया के लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस एक्सपोर्टर के यहाँ पे ऐड होते हैं, इंपोर्टर के यहाँ पे, ठीक है। इंपोर्टर का गवर्नमेंट कहते हैं कि पोर्ट तक आने के खर्चे जो भी है उसको अपन वैल्यू में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सवाल आता है कि आप इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हो, तो दो तरीके हैं इंपोर्ट करने के, एक वेसल फ्री और एक एयर, ठीक है। इंपोर्ट दो तरीके से होता है, एक होता है एयर के थ्रू, एक होता है वेसल, ठीक है। कोई इशू नहीं। अब उन्होंने बोला सपोज करो एयर का केस है, आपको क्वेश्चन में एफओबी वैल्यू दे रखी है, एफओबी वैल्यू मतलब एक्सपोर्टर के पोर्ट तक के खर्चे, इमेजिन करो जैसे $10,000 और आपको क्वेश्चन में फ्रेट नहीं दे रखा, फ्रेट मिसिंग है, और इंश्योरेंस ये भी मिसिंग है, तो आप कितना फ्रेट मानोगे, कितना इंश्योरेंस मानोगे अगर वो मिसिंग है, ठीक है। कितना इंश्योरेंस मानोगे, कितना फ्रेट मानोगे, तो भाई ये तो कंपल्सरी लगेंगे, वैल्यू में ऐड होती है, ये वैल्यू का मतलब है वो वैल्यू जिससे आपको इंपोर्ट की पे करनी है। गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं दे रखा, ऐसा नहीं कि सामान अपने आप बिना फ्रेट के आ गया, फ्रेट तो लगेगा, इंश्योरेंस तो लगेगा, कंपल्सरी होता है, पानी का इंश्योरेंस करना पानी, तो ये दो खर्चे तो होंगे होंगे, तो ये आपको वैल्यू में ऐड करनी पड़ेगी। अगर नहीं दे रखे तो आप अज्यूम करो फ्रेट को 20% ऑफ एफओबी वैल्यू, बाय डिफॉल्ट आपको अज्यूम करना है फ्रेट 20% ऑफ एफओबी अज्यूम कर लेना है, और इंश्योरेंस नहीं दे रखा तो आपको अज्यूम कर लेना है 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू,
रेट अज्यूम करना है आपको 20% ऑफ एफओबी वैल्यू और इंश्योरेंस अज्यूम करना है आपको 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में अगर डेटा मिसिंग है तो आपको कैसे करना है? 20% एफओबी कितना हो गया? 2000 रुपीस कितना हो गया? 1.125 बोले तो कितना? 125 रुपीस आई थिंक, नहीं 112.5 रुपीस। ठीक है, ये अब आपकी क्या रहेगी? सीआईएस वैल्यू आ जाएगी। समझे? राहुल मेहता सर, एक्सपोर्टर का कस्टम ऑफिसर भी एफओबी वैल्यू का कस्टम भी चार्ज करेगा क्या? अरे हम लोग से क्या मतलब, तो क्या करे क्या नहीं करे, हमें तो हमारे कस्टम से मतलब है ना, उनके क्या होता है क्या नहीं होता, बाहर में जाते। ठीक है भाई, केस नंबर 1 ये तो क्लियर है कि अगर फ्रेट इंश्योरेंस किसी का क्या करेंगे? इमेजिन करो अगर एफओबी वैल्यू रखी है $10,000, एफओबी वैल्यू रखी है $10,000। ठीक है, मतलब राहुल मेहता ऐसी बात हो गई कि मेरे भी टेस्ट में कम नंबर आए और उसके भी टेस्ट में कम नंबर आए, तो उसको उसकी मम्मी ने मारा तो बोला अरे तू तेरे पापा से बताया उसका क्या, वो सोच अपने बारे में सोच। तो एफओबी वैल्यू रखी है $10,000, फ्रेट क्वेश्चन में रखा है आपको $3,000 और इंश्योरेंस दे रखा है आपको $200। अब क्या करेंगे? $200 इंश्योरेंस क्या करें? तो देखो लोग एयर के केस में क्या है, अगर फ्रेट नहीं दे रखा होता तो हम मैक्सिमम कितना लेते हैं? 20% ऑफ एफओबी। पर अगर फ्रेट दे भी रखा है तो आप इंश्योर करेंगे कि मैक्सिमम फ्रेट 20% ऑफ एफओबी से ज्यादा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अगर फ्रेट दे भी रखा है तो आप चेक करेंगे कि मैक्सिमम फ्रेट 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में 3000 दे रखा है बट मैक्सिमम फ्रेट शुड बी 2000। आप बोलोगे सर हमने तो 3000 पे किया है, लेकिन आप पे कितना करोगे? इससे हमें मतलब नहीं है। कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए हम आपका फ्रेट मैक्सिमम 20% ऑफ एफओबी लेंगे, तो आपके दिमाग में डाउट आएगा तो गवर्नमेंट तो यही चाहेगी ना कि जितना ज्यादा सीआईएफ वैल्यू है उतना फायदा है। जब आपने एक्चुअल में 3000 पे किया है तो आप कस्टम वैल्यू 2000 क्यों वैल्यू में ले रहे हो? इससे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखो भाई ऐसा सीन है कि एयर के केस में वैसे भी मैक्सिमम कौन से लोग, देखो 95% सामान कौन सा इंपोर्ट होता है? वैसे से इंपोर्ट होता है, सिर्फ 5% होता है जो कि एयर से इंपोर्ट होता है। अब जो 5% लोग जो एयर से इंपोर्ट करते हैं वो अपने आप में बड़े लोग होते हैं, गवर्नमेंट के अच्छे क्लोज दोस्त भी होते हैं। गवर्नमेंट बोलती है अभी सपोज करो जमानी भाई है, जमानी भाई बोले क्या यार ड्यूटी लगा रखी है, मोटा भाई करो यार, मोटा भाई अरे अरे जमानी भाई आप नहीं सरकार, ठीक है बिल्कुल टेंशन मत लो, मैक्सिमम 20% तक रहेगी आपको एयर। देखो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ ये भी चलो देखो वैसे संडे में था, प्रैक्टिकली बात ये है कि देखो एयर से सामान तभी इंपोर्ट किया जाता है जब बहुत मजबूरी होती है, और अगर आप एयर का फ्रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इंपोर्टर के ऊपर बहुत एक्सेस बर्डन होता है, वो एक्चुअल में फ्रेट पे करता है, कस्टम ड्यूटी पे कर रहा है, तो फ्रेट बहुत ज़्यादा पे हो जाता है, तो डिपार्टमेंट थोड़ा सा इंसान दिखाई होता है, कस्टम डिपार्टमेंट पुराना है, पहले का कस्टम लॉ ये इतना तमीज नहीं है जितना हद जीएसटी में बात कर रखी ना भाई तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हारी ये पेनल्टी, तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारा ये, अगर यही जीएसटी के अंदर फेल बोलता है कोई बात नहीं, रेट जितना आपने पे किया है उतना ही लेंगे, पक्का अगर जीएसटी होता तो यही कर, ठीक है, पर नहीं, कस्टम डिपार्टमेंट थोड़ा तमीज वाला डिपार्टमेंट है, बोला नहीं आपके ऊपर अननेसेसरी बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, आपके ऊपर अननेसेसरी बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। हम आपसे जो आप एक्चुअल में कितना पे करे हो, लेकिन एयर के केस में मैक्सिमम रेट आपसे 20% ऑफ एफओबी ज्यादा नहीं लेंगे, जिससे आप ज्यादा कस्टम ना भरें। सवाल आता है व्हाट अबाउट इंश्योरेंस, तो बोले इंश्योरेंस तो जो एक्चुअल में दे रखा है वही लेंगे आप, इंश्योरेंस के केस में कोई मैक्सिमम गैप नहीं है कि भैया 1.125 से ज्यादा कैसे हो गया, इंश्योरेंस कितना ही हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट रेट मैक्सिमम 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस के केस में कोई लिमिट नहीं है, इंश्योरेंस के केस में क्या है अगर इंश्योरेंस मिसिंग हो तो 1.125% ऑफ एफओबी कर दो, इंश्योरेंस दे रखा हो जो दे रखा है वही ले लो, आप ये दिमाग मत लगाना कि इंश्योरेंस दे रखा है तो कहीं 1.15% से ज्यादा नहीं, इतना ही ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन केस ऑफ रेट आपको देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम रेट 20% ऑफ एफओबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ एयर। और इस क्वेश्चन का सीआईएफ पहले क्या आएगा नौजवानों जल्दी बताओ, आप मुझे आंसर लिख के बताओ और मैं एक बार छोड़ के जाता हूं उसका भी आंसर बताओ, तो कहां जा रहे हैं आराम पढ़ पढ़। तो ये केस नंबर 7, ये है केस नंबर 7 और ये है केस नंबर 1, दोनों आंसर लिखो 1 का तो आ गया 12200 सभी का बहुत सॉर्टेड है। चलो सेकंड आंसर और यह सभी के आंसर सही है। सेकंड का आंसर आप लोगों ने लिखा है 121215 कर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर का केस क्लियर है, एयर का केस वापस एक बार समाप्त कर देता हूं। भाई एयर के केस में अगर फ्रेट नहीं दे रखा हो तो यू हैव टू अज्यूम 20% ऑफ एफओबी वैल्यू, अगर दे रखा हो तो यू हैव टू एंश्योर कि मैक्सिमम 20% ऑफ एफओबी ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो एक और लास्ट सवाल, सपोज करो इमेजिन करो फ्रेट है आपका $20,000, इंश्योरेंस है आपका 2000, अरे फ्रेट नहीं है एफओबी, एफओबी है आपका $20,000, इंश्योरेंस है $2000 और फ्रेट है आपका 3000, तो क्या करना है? तो कितना होगा सीआईएफ? बहुत ही बढ़िया, $25,000। देखो भाई ऐसा सीन है, अगर क्वेश्चन के अंदर फ्रेट दे रखा है तो आपको चेक करना है कि 20% से ज्यादा तो नहीं, अगर 20% से कम है तो वो ले लेंगे, 20% से कम है तो ले लेंगे। तो एयर के केस में फ्रेट क्या होगा? देखो सुनना, क्या बना लेते हैं फ्रेट
एयर वेसल, और वेसल मैंने आपको बताया फ्रेट गिवन एक्चुअल फ्रेट और 20% ऑफ एफओबी विच एवर इज लोअर फ्रेट नॉट गिवन 20% ऑफ एफओबी वैसा नहीं केस इफ फ्रेट गिवन एक्चुअल फ्रेट नहीं अगर वैसे का केस ऑफ फ्रेट रखा हो जितना फ्रेट रखा वही मान लेंगे 20% का कोई गैप नहीं वैसा ही केस ठीक है और इफ फ्रेट नॉट गिवन तो 20% ऑफ देखो एयर के केस में तो मैक्सिमम 20% हो सकता है वैसा केस में मैक्सिमम कैसा कुछ नहीं है जो एक्चुअल में रखा था वही मान लो नहीं रखा तो 20% एफओबी मान प्रथम सर शिप को शिप क्यों नहीं कहते वैसे ही क्यों कहते हैं तुमको प्रथम क्यों नहीं बुलाती तुम्हारा नाम प्रथम है तुम नुनु नुनु करके क्यों बुलाती हो जवाब है किस चीज भाई वैसे शिप और वैसे ही नाम है जैसे हिंदी में पाया बची होती है ना वैसे जनरली कार्गो के लिए बोला जाता है तो वैसे ही तुम बहुत सुंदर दिखती हो तुम बहुत जहर एक मिनट वैसे ठीक है डन हो गया रेट वाला चार्ट चलो इंश्योरेंस वाला चार्ट बनाते हैं कौन लिख रहा है थैंक यू मैंने जनरली बोला था तुम बहुत सुंदर इधर आओ इंश्योरेंस इंश्योरेंस के केस में एयर के केस में क्या होगा और वैसल के केस में क्या होगा ठीक है एयर के केस में क्या होगा वैसल के केस में क्या होगा एयर के केस में ऐसा है इफ इंश्योरेंस गिवन टेक एक्चुअल वैल्यू इफ नॉट गिवन 1.125% ऑफ एफओबी वैसे अभी बारी ऊपर लगा देंगे दोनों कार्ड आइडिया भी आया बैठने में बना देते बड़ा बेसिक आइडिया वैसल के केस में इफ इंश्योरेंस गिवन वही टेक एक्चुअल वैल्यू इंश्योरेंस के केस में वैसा वाला दोनों में से not given 1.125% of FOB. Done. सर आप भी अभी डिस्कवरी 2 दिन बाद अग्री केस दे रखा हो आपका सामान वैसल से आया एफओबी वैल्यू दे रखी हो आपकी $15,000 रेट दे रखा हो आपका $4,000 और इंश्योरेंस अगर आपका मिसिंग हो क्या होगी इसकी वैल्यू बताइएगा क्या होगी इसकी वैल्यू तो देखो वैसे का केस है तो जो फ्रेट एक्चुअल में रखा वो दे देंगे ठीक है और इंश्योरेंस के केस में 1.25% ले लेंगे कितना दिया 19,168.75 तो इसका 1.25% निकाल के इंश्योरेंस का 4,000 परफेक्ट भाई मैथ नॉलेज है चलो मुझे पता है बैलेंस शीट में तो दिक्कत नहीं आएगा अगला पॉइंट इंश्योरेंस वाला चार्ट दिखाना है ये ले चलो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको सीआईएफ वैल्यू रखी हो डायरेक्टली ऐसे लिख रखा हो आपने कुछ सामान एयर से इंपोर्ट किया था और सीआईएफ वैल्यू है $20,000 रेट बता रखा हो आपको $3,500 और इंश्योरेंस बता रखा हो $420 अगर आपको ऐसा दे रखा हो ठीक है अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा दे रखा हो तो देखो भाई सुनना मेरी बात क्वेश्चन में जो सीआईएफ वैल्यू दे रखी है ना आपको मान चलना गलत ही दे रखी है ऐसे मत मानना करेक्ट सीआईएफ वैल्यू होगी ना इनकरेक्ट सीआईएफ वैल्यू होगी आपको सबसे पहले क्या करना है इसकी एफओबी वैल्यू निकालना ऐसे नहीं करना क्वेश्चन में डायरेक्ट सीआईएफ वैल्यू रखे तो उसी में कस्टमर निकाल के बात करना पहले आप उसकी एफओबी वैल्यू निकालो सीआईएफ वैल्यू रखी $20,000 इसमें से आप रेट लेस करो 35 अब अपन तो ये मानेंगे कि इन्होंने गलत तरीके से निकाला है हम तो ये मानेंगे गलत तरीके से निकाला है और इंश्योरेंस 420 ये लेस करने के बाद एफओबी वैल्यू आई ये क्या आई आपकी एफओबी वैल्यू आई कितना आया भाई 16080 अब आप रेट कितना निकालोगे मैक्सिमम 20% ऑफ एफओबी वैल्यू अब इसमें 20% ऐड करो और अब उसमें इंश्योरेंस ऐड करो है ना ये समझा मैं करूं देखो आपका सीआईएफ वैल्यू रखा 20,000 हम जब भी क्वेश्चन में सीआईएफ वैल्यू करके आप मान लेना गलत निकाली होगी 3500 माइनस 420 तो ये तो आ गई आपकी एफओबी वैल्यू अब इसका 20% कितना हो गया आपका ये हो गया 3216 और एक्चुअल में ज्यादा रखा है पर मैक्सिमम 20% 3216 सारा ले लेंगे और इंश्योरेंस जो दे रखा है वो ले लेंगे तो भाई देखो इट विल कम 19716 ये आपकी आ गई सीआईएफ वैल्यू एग्री नो सॉर्टेड डन ठीक है चलिए अगर यही केस वेसल का होता तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं थी पर फिर भी कैलकुलेशन ऐसी करके दिखानी है कि पहले सीआईएफ वैल्यू में से आपको फ्रेट इंश्योरेंस लेस करना है एफओबी वैल्यू निकालनी है फिर एफओबी के बाद फ्रेट इंश्योरेंस वापस ऐड कर देना है दिखाना वो वैसे ही है
बोलिए पैसा की केस में फर्क नहीं पड़ेगा, पैसा की केस में सेम ही आएगा। एयर की केस में फर्क पड़ेगा 50% एफओबी वाला कॉन्सेप्ट लगता है केस में, पैसा की केस में नहीं लगता, और फिर भी दिखा इस तरीके से देंगे सीआईएफ माइनस रेट माइनस इंश्योरेंस करेक्ट एफओबी वैल्यू जो उसमें फ्रेट इंश्योरेंस रेट करके वापस 1,20,000 है। इमेजिन करो वैसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो डिपार्टमेंट है तो एवरी डिपार्टमेंट की ना। अब समझना मेरी बात, क्वेश्चन में आपको ऐसे दे रखा हो एयर का केस है, इमेजिन करो एफओबी वैल्यू रखी आपको, क्वेश्चन में देखो एफओबी प्लस इंश्योरेंस दे रखा हो आपको $11,000 एफओबी प्लस इंश्योरेंस और फ्रेट मिसिंग हो तो क्या करें? तो देखो समझना मेरी बात, एफओबी प्लस इंश्योरेंस दे रखा हो और फ्रेट मिसिंग हो, फिर कस्टम डिपार्टमेंट बोलते देखो आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, आप अलग से इंश्योरेंस अमाउंट निकालोगे, फिर एफओबी प्लस इंश्योरेंस में से इंश्योरेंस अमाउंट लेस करोगे, बोले आप छोड़ो, आप एक काम करो सीधा 20% ऑफ एफओबी जो है ना, अब आप 20% एफओबी प्लस इंश्योरेंस का पे कर दो, अब आप 20% एफओबी प्लस इंश्योरेंस का पे कर दो, आप ये मत दिमाग लगाना कि इंश्योरेंस को मैं सेपरेट कर लेता हूं उसमें से करना है, क्यों करना है? हम नहीं चाहते कि आपको तकलीफ, हम नहीं चाहते कि आपको तकलीफ हो, ठीक है? तो आपको क्या करनी है, कंबाइंड वैल्यू में ही आपसे फ्रेट लेगा, वैसे तो ऐसा कुछ पूछा नहीं, लेकिन आपने सभी ऊपर सब लिखा हुआ है, ठीक है? तो वो क्या बोलेगा, मेरा फ्रेट कितना हो गया, $2200 जिस ऐसा क्यों किया, फायदा ही ना डिपार्टमेंट, वैल्यू बढ़ जाएगी, ज्यादा टेंशन नहीं पड़ेगी, तो डिपार्टमेंट चाहते ही वैल्यू बढ़ जाए, और क्या है, ठीक है? अगर क्वेश्चन के अंदर एफओबी प्लस इंश्योरेंस एफओबी प्लस रेट दे रखा हो, सपोज करो एफओबी प्लस रेट में $15,000 और इंश्योरेंस मिसिंग हो, तो आप किसी का 1.15% ले लो, किसी का ही 1.15% ले लो, क्योंकि इनका फायदा है ना, तो फायदा है, ठीक है? पहले कंबाइन वाला समझ गया, क्या समझ गया है? बस इतना कहा है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एफओबी प्लस इंश्योरेंस की मिक्स कंबाइन वैल्यू रखी है, अलग अलग नहीं रखी है, एफओबी अलग इंश्योरेंस अलग, अगर अलग अलग रखा है तो अरे अगर एफओबी ऐसे रखा है तो 20% ऑफ एफओबी लेते हैं वो, अगर क्वेश्चन में एफओबी ऐसे नहीं रखा ना, इंश्योरेंस अलग से रखा है, कंबाइन वैल्यू साथ दे दिया आपको क्वेश्चन के अंदर, ऐसे मत कर देना क्वेश्चन में एफओबी अलग रखे इंश्योरेंस अलग दे, इसको जोड़ के 20% निकाल दो, आपके तो कहा 20% एफओबी प्लस इंश्योरेंस का होगा, अरे कुछ तब होगा जब एफओबी और इंश्योरेंस अलग नहीं होगा, एक साथ दे रखे हो तब करना है, रो ये 20% ऑफ एफओबी प्लस इंश्योरेंस का निकाल दो फ्रेंड, अगर कंबाइन वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, अगर सेपरेट वैल्यू दे रखी है तो फिर एफओबी करते हैं 20%, मत बुद्धि से करते हैं एग्जाम, आप नहीं खाता, देखो हम आपको दिखाते हैं स्क्रीनशॉट 20% ऑफ एफओबी प्लस इंश्योरेंस लिखा हुआ है, उसका लिखा हुआ है जब कंबाइन वैल्यू दे रखी है, एफओबी प्लस रेट कंबाइन वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, आपको ऐसे अलग अलग करके रखी हो तो इंश्योरेंस 1.15% एफओबी का होता है, इंश्योरेंस 1.15% एफओबी का, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एफओबी ऐसे नहीं रखी, एफओबी प्लस रेट मिक्स अमाउंट दे रखा है, उसी का 1.15% कर देंगे, समझा क्या राहुल मेहता समझा, ठीक है? अभिषेक जैन, ये तो सही बात नहीं है, तुम्हारा इंस्टीट्यूट 5 में से 3 नंबर देता है किसी क्वेश्चन में, तो सही है, 2 नंबर बिना मतलब कट रहे हो, क्या सही बात है? गलत बात, आपके प्रिंसिपल की आपने जान लगा के काम करा, आपने उसे थोड़ी सी छुट्टी क्या मान ली, उसने छुट्टी के लिए मना कर दिया, सही बात है क्या? नहीं, पूछो सही बात है, मुझको नहीं ऐसी बोला ऐसा, ठीक है? देखो साफ साफ लिखा हुआ है एफओबी वैल्यू, ये रूल टाइम में पढ़ना बाकी है, किस तरीके से कस्टम डिटेल डाली जाती है, तब से एफओबी वैल्यू जो होती है उसके अंदर रूल टाइम में क्या एडजस्टमेंट होते हैं, ये बारे में चर्चा करेंगे अपन, ठीक है? तो एफओबी वैल्यू जो आई उसके बाद आपको करना पड़ता है फ्रेट, फ्रेट के केस में क्या एक्चुअली रखा है वो नहीं दे रखा तो 20% एफओबी वो ले लेना है आपको, अगर एयर का केस है तो मैक्सिमम रेट 20% एफओबी रिस्ट्रिक्ट रहेगा, होगा क्वेश्चन में नीचे आपने देखा कि एफओबी नॉट गिवन प्लस एफओबी प्लस इंश्योरेंस दे रखा, अगर खाली एफओबी नहीं दे रखी, एफओबी प्लस इंश्योरेंस दे रखा है क्वेश्चन में, तो 20% आप किसी का ही फ्रेट निकालेंगे, इंश्योरेंस के केस में क्या होगा, एक्चुअल देखा है वो, अगर एक्चुअल नहीं देखा तो 1.15% एफओबी, इफ एफओबी नॉट गिवन बट एफओबी प्लस रेट देखा है तो उसी का 1.15% करके इंश्योरेंस निकालेंगे, ठीक है? पेज नंबर 519 पे बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते सवाल आता है कि क्वेश्चन में हमें एफओबी वैल्यू दे रखी है तो क्या उसको सही मानना है क्या? हम क्या बोलते हैं, कस्टम कैसे निकालते हैं, एफओबी वैल्यू प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस, कौन सा फ्रेट और इंश्योरेंस है, उनके कोर्स से अपने कोर्ट तक आने का फ्रेट और इंश्योरेंस, ठीक है? तो हम इसको बोलते हैं सीआईएफ वैल्यू और इसमें हम कस्टम ड्यूटी कर देते हैं। एफओबी वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्टर के पोर्ट तक के जितने भी खर्चे, अब उसके अंदर सामान की वैल्यू भी आ गई प्लस उनके यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग के खर्चे भी आ गए, है ना, उनके यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन या उनके यहाँ पर रेट भी आ गया, वो सब एफओबी वैल्यू में आ जाता है। अब सवाल आता है जो एफओबी वैल्यू दे रखी है वो सही माननी है क्या? तो देखो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि रूल 10 के एडजस्टमेंट तो नहीं है, एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है नहीं, तो एफओबी वैल्यू दे रखी होगी उसको नहीं मानना, आपको उसके अंदर रूल 10 के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अभी रूल 10 है क्या, है क्या ऐसा, ठीक है? तो सुना देखना रूल 10 क्या है, इंपॉर्टेंट रूल है ये, कस्टम वैल्यू के अंदर सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको सवाल पूछ करूंगा, आपको खुद ही आंसर दे दोगे, स्टार्ट करते हैं। देखो भाई 10 के अंदर रूल 10 है, उसके अंदर 5 एडजस्टमेंट है, 10(1)(a), 10(1)(b), सही, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वाले सेक्शन हैं, वो सेक्शन थे यहाँ रूल्स, ठीक है? 10(1)(c), 10(1)(d) और 10(1)(e), पांचों एडजस्टमेंट में एक एक एक्सेप्शन, पांचों एडजस्टमेंट में एक एक एक्सेप्शन, 5 एडजस्टमेंट। जैसे अगर आपने 9(5) वाला केस पढ़ा हो, ओला उबर वाला, तो 4 केसेस रखे थे, प्रथम ओला में बैठ के ओयो में गया, वहां जाके नेशनल लेवल एंटी लाया, बस खाना मंगाया, चारों में एक एक एक्सेप्शन रखा था कि ओला के केस में क्या एक्सेप्शन था, अगर आप कंपनी और सप्लायर कंपनी है, वो कंपनी का सर्विस दे रहा है तो फिर इसी टैक्स नहीं देगा। ओयो के केस में क्या एक्सेप्शन था कि अगर होटल को रजिस्टर्ड है तो होटल देगा, अर्बन क्लैब के केस में क्या एक्सेप्शन था कि अर्बन क्लैब को रजिस्टर्ड है तो होटल देगा। तो ये केस में क्या एक्सेप्शन था, अगर वो रेस्टोरेंट जो है वो किसी होटल के अंदर है, उस होटल के अंदर क्लियर टैरिफ कितना है, क्लियर टैरिफ मोर देन 7500 रुपीस है, तो फिर उस केस में होटल टैक्स पे करेगा, याद है, ठीक है? ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात, कस्टम के अंदर हम क्या देते हैं कि एफओबी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, क्या वो करेक्ट मान ली कि नहीं मान ली, तो आंसर इज दैट
देखो आपको उसके अंदर रूल 10 के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। 10 के 5 एडजस्टमेंट है, 10 ए, 10 बी, 10 सी, 10 डी, 10 ई, ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग। तो समझो अभिषेक का आ गया बस मैं अब जस्ट अब ये एडजस्टमेंट बिना एग्जांपल से समझ में आती है बच्चों को। मैं आपको पहला पहला 10 मनी क्या होता है सुना। 10 मनी के अंदर क्या है, कमीशन ब्रोकरेज पैकेज में सपोज करो एवरीथिंग, जैसे हिमालय है, हिमालय भट्ट, हिमालय भट्ट, अब हिमालय भट्ट जो है ना, इसने सामान मंगवाया मिस्टर डैन से, मिस्टर डैन करके पर्सन से कुछ मंगवाया हिमालय, क्या कुछ मंगवाया, टॉयज मंगवाया इंडिया में। हिमालय ने मिस्टर डैन को कहा कि आप इसको स्पेशल पैकिंग करके दो, ठीक है। टॉयज कितने के थे, टॉयज थे $10,000। इसने कहा मेरे को डबल रैप वाली पैकिंग चाहिए, उसने कहा ₹500 एक्स्ट्रा लगेगा, $500 तो वैल्यू में ऐड होगा, बिल्कुल होगा। कस्टम जीएसटी में होता था, जीएसटी में होता था 15 सबसेक्शन 2 के अंदर, 15 सबसेक्शन 2 के अंदर क्या क्या आइटम्स वैल्यू में ऐड होते थे वो पढ़ते थे ना। उसमें 5 एंट्री आती थी, कोई भी सब्सिडी दी हो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा वो वैल्यू में ऐड होगी। कोई ऐसा अमाउंट सप्लायर को पे करना चाहिए, उसके बिहाफ पे रिसीवर पे करते वो वैल्यू में ऐड होगा। तो यहाँ पे जैसे 5 एडजस्ट दे रखी है भाई, एफओ वैल्यू क्या कहते हैं और ऐड हो सकती है, ठीक है। तो भाई आप कुछ पैकेजिंग है ना वो वैल्यू में ऐड करनी पड़ेगी, कोई भी कमीशन हो, कोई भी पैकेजिंग हो, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो तो वैल्यू में ऐड होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन में आपको ऐसा देखा हो कि एफओ वैल्यू रखी है $10,000 और अलग से लाइन रखी हो अमाउंट पेड टू एक्सपोर्टर और पैकेजिंग $500। तो भाई इसका मतलब ये एफओ वैल्यू 10,000 इसको सही नहीं मानना है, आपको करेक्ट एफओ वैल्यू निकालनी है। करेक्ट एफओ वैल्यू $10,500, करेक्ट एफओ वैल्यू $10,500, ठीक है। समझ में मेरी बात, क्वेश्चन में अगर एफओ वैल्यू $10,000 आपको मानना सही है। अब आप फिजिकल लाइन रखिए अमाउंट पेड टू एक्सपोर्टर फॉर पैकेजिंग $1,500 तो वैल्यू में ऐड करो, कितना हो गया $11,500, अच्छा 500 था ना, हां तो $10,500 क्या हो गया आपका टोटल एफओ वैल्यू है, ठीक है। तो जो क्या कहने बोला कि आप कोई भी कमीशन पे करो, कोई भी ब्रोकरेज पे करो, कोई पैकेजिंग का खर्चा पे करो, कुछ भी पे करो, सब कुछ वैल्यू में ऐड हो जाएगा। लेकिन जैसे कॉस्ट ऑफ कंटेनर आपने कहा कि देखो मेरे को ना टॉय चाहिए, लेकिन प्लास्टिक की थैली में नहीं, डब्बे में चाहिए, डब्बे कंटेनर की कॉस्ट एक्स्ट्रा वैल्यू में ऐड होगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग मतलब लेबर और मटेरियल, लेबर में मटेरियल का लगता है, खर्चा हो गया ना, तो वैल्यू में ऐड करेंगे, वो तो वैल्यू में ऐड करेंगे। आप उसकी लाइफ दुकान से दुकान का फ्रेश 20,000 रुपीस का है, आपने कहा यार 20,000 रुपीस का तो सही है, लेकिन इसके अंदर तू काम कर ये फीचर एक्स्ट्रा ऐड करवा दे। तो उसने कहा कि इस फीचर पे 1000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। अब आप उसको कितने का बताओ, 21,000 का बताओगे, तो आप आपको एक्स्ट्रा चार्ज करवा दो, वैल्यू में ऐड हो जाएगी, कस्टमर पार्टी को सिंपल सी बात है, ठीक है। कस्टमर पार्टी को मिलेगा, समझ में आया। पर इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर आपको खाली कमीशन वर्ड लिखा हुआ मिले तो वो वैल्यू में ऐड करना है आपको। अभी हम सीख रहे हैं एफओ वैल्यू निकालना, अभी हम एफओ वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। एफओ से सीआईएफ कैसे निकालते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं तो आपको मोटा मोटा बताया कि एफओ के बाद क्रेडिट और इंश्योरेंस ऐड करते हैं, तो सीआईएफ वाला पूरा आइडिया आपको है। अभी एफओ वैल्यू के अंदर क्या क्या डिस्कस हो सकते हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में खाली कमीशन वर्ड लिखा हो तो आप वैल्यू ऐड करना, क्वेश्चन में बाइंग कमीशन वर्ड लिखा हो तो वो आप ऐड मत करना। असल बाइंग कमीशन क्यों ऐड नहीं करना, समझना मेरी बात ध्यान से। जैसे मान के चलो हिमालय ने क्या किया, भरत को बोला कि यार भरत, दोनों इंडिया में रहते हैं, हिमालय भरत, मेरे को ना ये सामान परचेज करना है, मेरे को क्या खिलौने परचेज करने हैं यूएस से, किसी को जानता है क्या? उसने कहा मिस्टर डैन है तो बढ़िया दिया, लेकिन अच्छे खिलौने देते हैं मिस्टर डैन। तो हिमालय ने भरत को कमीशन दिया, ये थोड़ी वैल्यू ऐड करेंगे बाइंग कमीशन, ये थोड़ी वैल्यू ऐड नहीं होगा वैल्यू, ठीक है, नहीं होगा वैल्यू ऐड, ठीक है। सेलिंग कमीशन होगा तो ऐड हो जाता है। जैसे मान लो मिस्टर डैन है, मिस्टर डैन को हिमालय के बारे में किसी और ने बताया, जैसे मान लो मिस्टर सैम ने बताया, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना भाई, हिमालय के कस्टमर थी ना, कस्टमर के बारे में वो कस्टमर कौन लेके आया, उस कस्टमर को लेके आया मिस्टर सैम। मिस्टर सैम ने मिस्टर डैन से कमीशन किया, तो मिस्टर डैन के कहीं वो सामान महंगा करके हिमालय को बेचने डायरेक्ट, समझ रहे हो। जैसे अगर वो सामान $20,000 का बिकता, अब मिस्टर डैन ने मिस्टर सैम को $1,000 का कमीशन दे दिया, तो मिस्टर डैन क्या करेंगे, हिमालय को $21,000 करेंगे, वो वैल्यू में ऐड हो जाएगा ना, वो इंडस्ट्री वैल्यू में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर बायर कमीशन देता है बाइंग कमीशन का तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में किसको दे रहा है ना, वो तो इंडिया में भाई। वैसे सामान मिस्टर डैन $20,000 देते हैं हिमालय को, लेकिन अगर वो मिस्टर सैम के साथ पहुंच गया, एक हिमालय का दूसरा केस, आप अगर कोई होटल में जाते हो, नॉर्मल होटल के अंदर आप उसका भैया 3,000 रुपये लगेगी, आप 3,000 रुपये करोगे, उसमें जीएसटी पे करो। लेकिन अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू गए, आप टूर्स एंड ट्रैवल वाला था जो आपका कैब वाले भैया थे, वो आपको होटल ले जाएगा, तो होटल वाला आपको 3,500 रुपये देगा, वो होटल तो जीएसटी 3,500 देगा, ठीक है, जीएसटी 3,500 देगा, ठीक है, ठीक है ना। पर यही केस क्या होता, अभी यहाँ पे कमीशन है ना वो सेलर की तरफ से मिल रहा है, तो वैल्यू में ऐड करना पड़ा, क्योंकि सेलर आपसे चार्ज करेगा, तो बायर की तरफ से कमीशन देगा। फॉर एग्जांपल आप इस होटल में गए और आपने टूर वाले भैया को बोला भैया हम आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा टिप दे देंगे, आपने अच्छा सा होटल के बाहर ले जाके छोड़, अंदर नहीं गया, बाहर ले जाके छोड़ दिया, होटल वाले ने आपसे 3,000 रुपये दिए, आपको 3,000 रुपये जीएसटी दोगे ना, उसके टिप के पैसे दोगे, जीएसटी 200 रुपये, वो तो आपने बाहर के बाहर सेटल कर लिया। इस टिप के बारे में इसको क्या मतलब, इस ट्रांजेक्शन से क्या मतलब, ये ना पॉइंट ये है कि क्वेश्चन के अंदर बाइंग कमीशन वर्ड दे रखा हो ना तो वो वैल्यू में ऐड नहीं करना, उसके अलावा कोई सा कमीशन हो वैल्यू में ऐड हो जाएगा, इसके अलावा कोई सा कमीशन हो वो वैल्यू में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर इनफैक्ट क्वेश्चन में ये भी दे रखा हो ना कि आपने किसी इंडियन को कमीशन पे करा, ऐसा वर्ड भी दे सकता है, कमीशन पेड टू लोकल एजेंट, ऐसा वर्ड भी दे सकता है, कमीशन पेड टू लोकल एजेंट। कुछ भी बोलता है देखो भाई हम देने पड़े लिखे हैं, अब आप इसके दिमाग में लगाओगे तो आप बोलोगे कि भाई इंडिया में किसको पे क्या होगा, वैल्यू में ऐड नहीं करना, आपको दिमाग ही नहीं लगा। मैं कह रहा हूं ब्रेनलेस हो जाओ अगर आपको सीन अच्छा बनाने सिर्फ जो कह रहा है वो फॉलो करते चलो। स्पेसिफिकली अगर वर्ड लिखा हुआ हो बाइंग कमीशन तो ही वैल्यू में ऐड नहीं करना, उसके अलावा कैसा भी कमीशन हो वो सब वैल्यू में ऐड होगा। कमीशन पेड टू लोकल एजेंट दे रखा है तो वो भी वैल्यू में ऐड होगा, सिर्फ बाइंग कमीशन वैल्यू में ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली वर्ड हुआ है बाइंग कमीशन को वैल्यू में ऐड नहीं होगा। इसे याद करो, वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर हमने आपको क्या बताया था, लाइफ इंश्योरेंस का जब हम वैल्यूएशन निकालते थे तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो वो कौन सा कहता है 10% हम स्पेसिफिकली लेते थे, सिंगल प्रीमियम एन्युटी, सिंगल प्रीमियम एन्युटी वर्ड लिखा हुआ हो तो भी 10% आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल प्रीमियम एन्युटी वर्ड लिखा हुआ हो तो ही आपको वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा 10%, याद करो। लिखा होगा मैंने कहा था कि शब्द देखना, सिंगल प्रीमियम एन्युटी वर्ड लिखा है तो भी 10% लेना नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर बाइंग कमीशन लिखा हुआ है तो ऐड नहीं करना, और ऐड क्यों नहीं करना इसका भी लॉजिक है, क्योंकि भाई वो तो बायर पे कर रहा है ना भाई, वो तो बायर पे कर रहा है, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब बुद्धि मत लगाओ, सिंपल जितना लिखा हुआ हो बाइंग कमीशन को वैल्यू में ऐड नहीं करना, उसके अलावा सारे कमीशन वैल्यू में ऐड होंगे, ठीक है। कोई भी पैकेज का खर्चा हो, कोई मेटल आपने एक्स्ट्रा लगाया हो, सब वैल्यू में ऐड होगा, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, याद रखते सही, ठीक। आगे बढ़ता है 10 1 बी क्या होता है,
इमेजिन करते हैं जैसे अपनी क्लास में कौन है, सिद्धि है साहब, सिद्धि अग्रवाल, अग्रवाल है, सिद्धि अग्रवाल। अब इसने वो मूवी देखी, कौन सी, बादशाह, शाहरुख खान की बादशाह मूवी देखी इसने, और बादशाह मूवी में आपने वो मंजर देखा होगा कि शाहरुख खान के पास एक ऐसा चश्मा था जिस चश्मे से सब कुछ ट्रांसपेरेंट दिखता था आर पार, ठीक है। सिद्धि वो मूवी देख के बड़ी मोटिवेट हुई, बोली भाई ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़, अगर ये चीज़ मिल जाए तो मैं सड़क पे यही चश्मा पहन के घूमूं, अगर बस बोले बहुत ही बढ़िया चीज़। बचपन से इसका ख्वाब था ऐसा चश्मा खरीदने का, पर ऐसा चश्मा प्रैक्टिकली पॉसिबल था ही, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद इसे एक पर्सन मिले फॉरेन के अंदर, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, ठीक है। वो इस तरह की टेक्नोलॉजी पे सिद्धि ने अपना प्रॉब्लम बताया उनको कि मेरे को ऐसा चश्मा चाहिए, क्योंकि सिद्धि को पता था कि अगर ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई भाई साहब मजा ही आता है, मजा ही आ जाएगा, इंडिया से पूरी तरह खरीदेंगे इसको ब्लैक में जबरदस्त तरीके से, ठीक है। दिस इज डन इंडियन से, ठीक है। तो सिद्धि ने कहा कि सही लगेगा कि नॉर्मल गॉगल जैसा ही, पर है जादुई गॉगल, सिद्धि ने कहा तो बात सिद्धि ने मिस्टर जॉन के पास कि मेरे को ऐसा चश्मा चाहिए, एक चश्मा कितने का पड़ेगा, मिस्टर जॉन ने कहा एक चश्मा $10,000 का पड़ेगा, क्योंकि ओ माय गॉड, मिस्टर जॉन ने क्या ऐसी आवाज कैसी ओ माय गॉड, दिस इज सो हाई, $10,000 इज तो एक चश्मा अगर इंडियन रुपीज में मतलब 1 लाख रुपए का उसमें 1 कोटी रुपए और पे बनाने का पड़ रहा है, कौन खरीदेगा, ओ माय गॉड। सिद्धि ने क्या बोला, मिस्टर जॉन आप ये बताइए कि आप ऐसा क्या यूज करते हैं इसके अंदर। जॉन ने कहा देखिए मैडम $3,000 का तो सिर्फ प्रोसेस मटेरियल यूज होता है, वो प्लास्टिक है, वो स्पेशल प्लास्टिक होता है, क्योंकि स्पेशल प्लास्टिक से होता है, भाई कल को किसी को पता भी चल जाए कि आपने चश्मा पहना है तो उतार के फेंक दे, टूटेगा नहीं, प्लास्टिक स्पेशल प्लास्टिक। और $7,000 हमारी बाकी कॉस्ट होती है, ओके ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। सिद्धि ने कहा मिस्टर जॉन से, मिस्टर जॉन पहले तो आप अपना चश्मा टेस्ट कराइए कि आपने कौन सा चश्मा पहन रखा है, और चश्मा उतार के बात करो, नहीं मैडम नंबर वाला चश्मा नहीं कर, अच्छा। सिद्धि ने कहा मिस्टर जॉन अगर मटेरियल मैं आपको देखूँ फ्री में, मतलब इंडिया से मटेरियल अगर मैं आपको देखूँ इंडिया से, ठीक है, तो जॉन ने कहा मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको $7,000 में सामान दे देंगे, ठीक है, हम आपको $7,000 में सामान दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। सिद्धि ने क्या करा, इंडिया से उसको एक चश्मे पे जो प्लास्टिक लगता है $3,000 का वो दे दिया फ्री, और कहा कि आप इस सामान को हमारे इसमें लगा दें, हमारे चश्मे में लगा दें, तो सामान सिद्धि ने दे दिया, लगा के वो दे रहा है, प्लास्टिक सिद्धि ने दे दिया, अब वो बाकी का काम वो कर रहा है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, अब समझना मेरी बात, अब सामान जब इंडिया में आया तो ऑफिसर उसमें ड्यूटी $7,000 लेगा, अभी मान रहे हैं कि स्टेट इंश्योरेंस साइड में कर दूंगा, ठीक है, ऑफिसर उसमें ड्यूटी $7,000 लेगा या $10,000 लेगा, ये बताओ, ऑफिसर उसमें ड्यूटी $7,000 लेगा या $10,000, क्या लगता है आप, देखो भाई ऑफिसर मन कैसे कोर्ट पे खड़ा हुआ, ऑफिसर क्या बोलेगा, सिद्धि बोलेगी सर देखो मैंने $3,000 का सामान खुद से भेजा था उसको, वो बोलेगा मैडम वी डोंट केयर अबाउट इट, हमारे सामने सामान की जो वैल्यू है ना हम तो उस वैल्यू पे पैसा ड्यूटी लेंगे, इम्पोर्ट का मतलब होता है मैडम ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से जो इंडिया में आया उस पे ड्यूटी लगती है, ऐसा नहीं कि इंडिया के बाहर से आपने क्या खरीद के लाया उस पे ड्यूटी लगेगी, सामान हमारे सामने $10,000 का है देने की बात कर रहा हूं, आपने मिस्टर जॉन को क्या दिया क्या नहीं दिया उससे लेना देना नहीं है, किस तरीके से आपने उनको कॉम्पेंसेट किया हमें तो लेना देना नहीं है, आपको मिला क्या, वो जो आपके हाथ में सामान है उसका क्या वैल्यू है उस पे ड्यूटी देंगे आपसे। सिद्धि ने फिर ऑफिसर को भी चश्मा दिया, मेरे घर जाके पहनना कल कुछ बैक हैंड वो सेटिंग हो जाए तो बात अलग है, एज पर लॉस के लिए समझ में आया, ऑफिसर ने चश्मा पहना, एयरपोर्ट में समझा रहा था तो बवाल चीज चश्मा है भाई, बढ़िया चश्मा, देख लो ना, ठीक है चलिए, अभी तो बोला फ्री मिलेगा, अच्छा चलो आया समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक ठीक है सॉरी, ठीक है। अब अगला पॉइंट इसी के अंदर और एडिशन करते हैं, जैसे मान के चलो कि मिस्टर जॉन ने $10,000 मांगे पर गॉगल, पर स्पेक्ट $10,000 मांगे, सिद्धि ने पूछा ओ माय गॉड सो हाई, आप मुझे बाइफिकेशन बताइए कि आप क्या क्या लगा रहे हैं, मिस्टर जॉन ने कहा देखिए मैडम $3,000 का तो प्लास्टिक लग जाता है, और $1,000 एक हमारे पास जैपनीज इंजीनियर है, जैपनीज इंजीनियर उसको देने पड़ते हैं, वही जानता है टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, और $6,000 आपका खर्चा अदर एक्सपेंस, ठीक है ठीक है ठीक है भाई। अब सिद्धि का क्या इरादा था कि इसे वो इंडिया में 11100 में बेचे, कितने में 11100, ठीक है, सिद्धि का इरादा ऐसा था, अब सिद्धि चाहती थी कॉस्ट इफेक्टिव चश्मा बने तभी बेचने में मजा आएगा इसको 11100, ठीक है, समझना मेरी बात, सिद्धि ने बोला कि अगर मैं आपको प्लास्टिक फ्री में देखूं और इंजीनियर जो जापानी इंजीनियर ना उससे कर रहे हैं आजकल इंडियन इंजीनियर सब हो गए, हम आपको वो दे दें तो उसने कहा ठीक है मैडम दे दीजिए, $6,000 आपको पे करने पड़ेंगे, इंजीनियर भी आप दे दीजिए, $6,000 आपको पे करने पड़ेंगे, इंडियन गवर्नमेंट ने सिद्धि को एप्रिशिएट किया इस बात के लिए कि आपने हमारा बेरोजगार इंजीनियर भारत का उसको नौकरी देता,
सरकार ने कहा हम आपको एप्रिशिएट करते हैं इस बात, ठीक है। आपने हमारे बेरोजगार बंदे को नौकरी दिलवाई साहब, तो अब हम आपसे कस्टम ड्यूटी लेंगे ना तो $9,000 पे लेंगे, $10,000 पे लेंगे। और फिर बोले देखो चश्मे की वैल्यू हमारे सामने $10,000 ही है, 3,000 का प्लास्टिक, 1,000 का टिकट, 6,000 का एक्सपेंसिव, लेकिन हम आपसे $10,000 नहीं लेंगे, $9,000 पे लेंगे। इस बेरोजगार आदमी की तनख्वाह जो गई वो वैल्यू मैटर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप, तो हर पॉइंट का एक एक्सेप्शन था, फर्स्ट टाइम एक एक्सेप्शन किया था, 9 परसेंट एक्सेप्शन था। इसका एक्सेप्शन क्या है, अगर वैल्यू के अंदर किसी की सैलरी इंक्लूड है तो बंदा कहाँ का इंडिया का है, चाहे वो इंडिया का डिजाइनर हो, इंजीनियर हो, आर्टिस्ट हो, स्केचर हो, कोई भी हो, इंडिया के किसी बंदे को अगर आपने रोजगार दिलवा दिया तो वो वैल्यू मैटर होगा, बाकी खर्चे वैल्यू मैटर। इंडिया के किसी बंदे को आपने रोजगार दिला दिया तो वैल्यू मैटर होगा। जैसे देखो 10 मंथ फ्री असिस्टेंट बाय जैसे फ्री प्लास्टिक मेटल दे वो वैल्यू मैटर होगा। वेयर सप्लाई डायरेक्टली इंडायरेक्टली बाय द बायर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और रिड्यूस कॉस्ट, सब वैल्यू मैटर होगा। कोई भी मटेरियल हो, कोई पार्ट हो, कोई सिंगल आइटम हो, कोई टूल्स हो, कोई डिजाइन हो, सब कुछ वैल्यू में लगाओगे, सब वैल्यू मैटर होगा। एक्सेप्ट इंजीनियरिंग, आर्ट डेवलपमेंट, आर्ट वर्क, प्लान, स्केचेस अंडरटेकन एल्सवेयर देन इंडिया। इंडिया के बाहर भी हुआ है तो वो भी वैल्यू मैटर हो जाएगा। इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, चार्ज डिजाइनर, आपने जापानी इंजीनियर को $1,000 दिया तो वैल्यू मैटर होगी ना। पर अगर इंडिया के अंदर इंडिया का कोई बंदा है उसको दिया तो वैल्यू मैटर, तो वैल्यू मैटर। समझ आया क्या कॉन्सेप्ट? तो अभी तक हमने 10 1 के अंदर क्या देखा, 10 1 के अंदर देखा कोई भी पैकेजिंग, कोई भी एक्स्ट्रा काम करवा तो सब वैल्यू मैटर होगा एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। 10 1 क्या बोलता है, 10 1 ये बोलता है कि भाई कोई भी फ्री मटेरियल अगर बायर सेलर को देगा तो वो भी वैल्यू मैटर होगा, एक्सेप्ट क्या, इंडियंस को अगर आपने पेमेंट करवाया वो इंजीनियर हो, डिजाइनर हो, आर्टिस्ट हो, स्केचर हो, तो वैल्यू मैटर। अब बिना एग्जांपल के समझ में आती है, जैसे आप सारे रूल्स पढ़ लो बिना एग्जांपल के समझ आएंगे, ठीक है। 10 1 सी में आते हैं, 10 1 सी क्या होता है? चलिए भाई अगला केस ले लेते हैं। अगला केस है पंखुड़ी का, पंखुड़ी का केस है साहब। पंखुड़ी बचपन में क्या लगा बुम सोनपरी आते मेरे हाथी ये सब देखती थी, आप लोगों ने भी देखा होगा बचपन में, अलग ही मजा था भाई ये प्रोग्राम देखने, ठीक है। हाथी मेरे हाथी में वो मोटा आदमी आता था जो कभी शो में आता है, क्या ही मजे से भाई, ठीक है। और एक और आ रहा था जिसमें वो लड़का आता था, पार्कुल था, वो उड़ जाता था, ठीक है। करिश्मा करिश्मा हो हाँ शक्तिमान अलग ही थे। अरे भाई शक्तिमान ऐसा घटिया प्रोग्राम था, था तो बढ़िया। मैं ना आई वाज इन क्लास सेकंड आई, मैं एक दिन सोच रहा था छत से कूद जाता हूँ, शक्तिमान बचाने आ जाएगा, बच्चे कूदते शक्तिमान मर जाता था। एक दिन मैं रोने लग गया, इस टीवी के अंदर शक्तिमान है, इसको फोड़ो, इसमें शक्तिमान निकालो। घर वालों ने डिटेल में समझाया 2 दिन पहले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मेरा भाई छत से कूद गया था शक्तिमान में, हाँ भाई बच्चों का इतना दिमाग होता सच में, वो लोगों को गोल गोल घूमता बनता है ऐसा शक्तिमान बचा लेगा, पर कोई एग्जिस्टेंस आई नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान से ये बच्चों ने गलत इम्पैक्ट पता तो पंखुड़ी ने बचपन में क्या देखा, शक्ल का मुंह देखा, और आप सभी ने बचपन में शक्ल का मुंह देखा होगा। आपके दिमाग में एक चीज आएगी, काश ये पेंसिल मेरे को जाए, मैं क्या करूँ इसका। बचपन में आपने सोचा होगा मैं साइकिल बना लूंगा, ड्राइंग की बुक बना लूंगा, एक पेन बना लूंगा, पेन बर्गर बना लूंगा। यार आज आपको पेंसिल मिल जाए तो आपको कचरा ही कर दो सभी, है ना। तो बचपन में इसलिए सही था, आज भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो हर किसी ने सोचा था यही चीज कि भाई पेंसिल एक बार हाथ में आ जाए मजा ही, ठीक है। हर बच्चे ने यही सोचा, इसी तरीके से पंखुड़ी ने सोचा था, और इस तरह का क्रेज हो गया था कि बाजारों में शक्ल का मुंह वाली पेंसिल मिलती है, उससे मांगते थे शक्ल का मुंह वाली पेंसिल है, वो बोलता था हाँ 30-25 रुपए की भाई, उसके पीछे बढ़िया वाली रहती थी, बड़ी पेंसिल इतना क्रेज था कि मार्केट में मिलने लगी शक्ल का मुंह वाली पेंसिल, और उसको कुछ बना देते तो बनता नहीं था, निकलता नहीं था, ठीक है। चलिए 25 की थी ना, 25 में क्या थी, 25 रुपए बहुत होते हैं, और पेंसिल की घटिया सी थी लंबी सी, ठीक है। अब भाई पंखुड़ी ने बचपन से दिमाग में था कि पेंसिल एक बार हाथ लग जाए तो मजा ही आ जाए। पंखुड़ी गई किसके पास, पंखुड़ी गई मिस्टर फ्लिंटॉफ के पास, फ्लिंटॉफ नाम का पर्सन, ठीक है। उससे पंखुड़ी ने कहा, पंखुड़ी को पता चला कि भाई इसके पास से टेक्नोलॉजी पेंसिल बना सकता है। अब पंखुड़ी क्या सोची, पंखुड़ी ने इसको बोला मिस्टर फ्लिंटॉफ साहब ये पेंसिल कितने की आती है, ये पेंसिल कितने की आती है, ठीक है भाई। फ्लिंटॉफ बोला कि मैडम $1,00,000। पंखुड़ी ओ माय गॉड, ओ माय इट्स सो बिग, इट्स सो हाई, सो हाई, बहुत ज़्यादा है एक्सपेंसिव। पर पंखुड़ी के दिमाग में आया भाई अगर एक खरीदी मैंने, अगर एक ही पेंसिल खरीदी तो उससे बाकी पेंसिल बना लूँगी, एक ही इम्पोर्ट कर लेती हूँ, बाकी पेंसिल इम्पोर्ट करके क्या करना, एक पेंसिल इम्पोर्ट कर लूँगा, बाकी बना लूँगी, दूसरा बेच दूँगी, इसके दिमाग में ऐसा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनने तुम्हारी चैटिंग नहीं देखा, चलो क्या देखो। अब पंखुड़ी ने उसको बोला कि भाई ऐसे $1,00,000 की चीज़ ले लो आप। उसने कहा कि देखिए मैडम $40,000 को हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का जो राइट है ना, टेक्नोलॉजी का राइट किसी एक पर्सन के पास, एक पर्सन के पास है ये राइट, ठीक है। तो मिस्टर सैम नाम का एक पर्सन है, बोले इन्हीं के पास राइट है, इसको हम $40,000 देते हैं पर पेंसिल, राइट इनके पास है, पेटेंट करवा रखा है। कंपनी का अच्छा, तो देखो जाहिर सी बात है अगर $40,000 को किसी और को देते हैं तो ऑफिसर को बोलेगा ना कि हमको क्या मतलब 40,000 किसका है, 60,000 किसका है, कौन सा किसका है, हम तो पूरे $1,00,000 पे आपसे लेंगे, ऑफिसर को यही बोलेगा। आपने कोई भी रॉयल्टी का अमाउंट पे करा, कोई भी टेक्नोलॉजी राइट्स का पे करा, कोई पेटेंट के नाम पे पैसा पे करा आपने, वो सब वैल्यू में ऐड होगा, दिमाग में लगाना, ठीक है, वो सब वैल्यू में ऐड होगा, दिमाग में लगाना, ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं। हमने कहा कोई भी रॉयल्टी लाइसेंस फीस आप पे करते हो किसी भी इंपोर्टेड गुड्स में, सब कुछ वैल्यू में ऐड होगा, चाहे कॉपीराइट हो, ब्रांड नेम हो, पेटेंट हो, ट्रेड हो, सब कुछ वैल्यू में ऐड होगा, ठीक है। पर एक एक्सेप्शन है हर पॉइंट में। इमेजिन करते हैं कि फॉरेन के अंदर जबरदस्त किताब फेमस है, फेमस बुक है, बेस्ट सेलर बुक चल रही है, क्या नाम है बुक का,
are satisfied women. The best book the real for are satisfied women. All the men are ready to buy this book and to read this book. India. Women are always creative. They are not satisfied just because they want more. Yes, they want perfection. They believe in perfection, and perfection doesn't exist. Perfection never exists. That is why they are not satisfied. ठीक है. वो satisfied women. ये book है. तब read करने की भाई ऐसा कौन सा perfection है? भाई अब women is satisfied. She is at no complaint. ठीक है. ठीक है. अब इंडिया के अंदर क्या हुआ? ये किताब सिद्धांत स्वामी खरीदना चाहता है और सिद्धांत क्या चाहता है कि इसको खरीद के बेचें इंडिया के अंदर. इंडिया में बहुत जबरदस्त किताब. इंडिया में भी बेचें. ठीक है. अब सिद्धांत के पास दो रास्ते थे. भाई या तो वो फॉरेन से सपोज करो 1 लाख कॉपी शिप में मंगाए, फिर वो इंडिया में पहुंचे 5-3-4 महीने में, फिर वो इंडिया में बिके. इसको लगा तब तक इंडिया पीडीएफ पढ़ लेंगे, है ना, गड़बड़ जाएगी. पता चला शिप से अपन ने बुक्स मंगाई, पानी में तूफान आ गया, सेटिस्फाइड वुमेन पानी में तैर गया, डूब गया शिप. असेटिस्फाइड वुमेन पानी में तैर गया, फेल आई और भाग. ये भाई गड़बड़ है. गड़बड़ है. सिद्धांत का ये रास्ता तो चल नहीं लगा है कि पानी से किताबें मंगाओ और उसको इम्पोर्ट भी दो और गड़बड़ है. ये क्या सिद्धांत में कई काम करते हैं. जो 1% किताबें बना के बेच रहा है ना, जो 1% किताबें बना के बेच रहा है, ठीक है, उससे राइट्स खरीदते हैं इंडिया में रिप्रिंट करने का और इंडिया में बेचेंगे. इंडिया में रिप्रोडक्शन राइट खरीदते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करके बेचेंगे. रिप्रोड्यूस राइट्स खरीदते हैं, उसको रिप्रोड्यूस कर देंगे, बेचेंगे. ये तरीका बढ़िया है ना. ठीक है. तो एक बात मुझे बताओ, आपने राइट्स परचेज किए तो गुड्स थोड़ी इंपोर्ट कर लिए तो इस पे आपको कस्टम देनी पड़ेगी. काइंड ऑफ सर्विस होगी. राइट्स इंपोर्ट कर लिए, आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, आपने राइट दे दिए, छापो किताब. आप बता इसमें किस बात की कस्टम है? इसमें कोई बात नहीं. यही लिखा हुआ है, यही एक्सेप्शन है. देखो उन्होंने बोला कि आप कोई भी रॉयल्टी लाइसेंस का पैसा ऐड होगा कोई पेटेंट वगैरह, जैसे आपने देखा भाई मिस्टर जो भी थे, कौन से मिस्टर फ्लिंटॉफ जो थे, वो पंखुड़ी के साथ डील कर रहे थे. उन्होंने कहा कि $40,000 तो हमसे आपसे पेटेंट कर रहे थे तो वैल्यू में ऐड हो जाएगा. बट अगर आपने क्या किया, पेमेंट मेड फॉर द राइट टू डिस्ट्रीब्यूट और रीसेल इट, कोई दिक्कत नहीं, वो वैल्यू में ऐड नहीं है. लॉजिक क्लियर है. बिना एग्जांपल समझ नहीं आ सकते. रूल्स 10(1)(a) 10(1)(b) और 10(1)(c). देखो 10(1)(a) क्या बोलता है, 10(1)(a) ऐसा बोलता है, ठीक है, कि भाई कोई भी कमीशन ब्रोकरेज सब कुछ वैल्यू में ऐड होगा एक्सेप्ट बाइंग कमीशन. 10(1)(b) बोलता है कोई फ्री मटेरियल वगैरह दोगे सब कुछ वैल्यू में ऐड होगा एक्सेप्ट इंडियन इंजीनियर डिजाइनर डेवलपर स्केचर, इनको जो भी पेमेंट होगा वो वैल्यू में ऐड होगा. थर्ड बोलता है कोई भी रॉयल्टी पेटेंट लाइसेंस इसको भी दोगे सब वैल्यू में ऐड होगा एक्सेप्ट अगर आपने रिप्रोडक्शन के लिए पैसा दिया, मतलब राइट्स को राइट्स खरीदे आपने तो उसमें वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा. 10(1)(d) आते हैं, 10(1)(d) आते हैं. ठीक है, ध्यान सुनो. वैल्यू ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्रोसीड ऑफ एनी सब्सिक्वेंट रीसेल डिस्पोजल. चलो ये मैं बताता हूं, ये वाला ध्यान सुनो. जैसे मान के चलो हमारी क्लास में कौन जानती है, ठीक है, और फॉरेन की पर्सन है, ठीक है, फॉरेन की पर्सन है मिस्टर संजू, नाम देसी है विदेशी, फॉरेन में रहते हैं मिस्टर संजू. अब मिस्टर संजू का जानवी की कंपनी में 2% स्टेक था. जानवी की कंपनी में बहुत सारे लोगों का स्टेक है, जिसमें से मिस्टर संजू का भी स्टेक है 2%. जानवी के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, ठीक है. अब आप एक बात सुनिए, ध्यान दो. चलो जानवी की कंपनी में मिस्टर संजू का 2% स्टेक था, वो बात तो लगे क्योंकि जानवी कंपनी है, सबने शेयर खरीदा, संजू ने कितने शेयर्स, ठीक है. जानवी ने क्या किया, मिस्टर संजू से गुड्स परचेज किया. वो गुड्स की जो वैल्यू थी वो $15,000 थी. जानवी ने कहा कि मिस्टर संजू मैं अभी आपको $8,000 दे देती हूँ और $7,000 मैं आपको बाद में पे करूँ. ठीक है, आप मेरे को जानते ही दे दूंगी, आपको $7,000 बाद में, अभी मैं आपको $8,000 दे दूंगी. मुझे बात बताओ, कस्टम ऑफिसर $15,000 पे चलाएगा, $8,000 पे चलाएगा. पहला सवाल देखो, आप सभी लोग ये बोलोगे सर $15,000 कराएगा, उसको उससे क्या मतलब कि आपने सॉरी कितना पे कर दिया, कितना बाद में दोगे. आपको फ्रिज खरीदना है बाजार से 20,000 का फ्रिज था, आप दुकानदार को 10 दिया, 10 बाद में दोगे. तो मान लीजिए कि मुझे फ्रिज खरीदना 10 कोई बता देगा, 20 बताओगे, देना तो है ना फ्यूचर में, देना तो है ना फ्यूचर, ठीक है. तो पॉइंट क्या है, मैं कस्टम दूंगा $15,000 दे दूं भाई, आप फ्यूचर में दोगे ना, मतलब बिल्कुल हो जाएगा ऐसे ऐसे को आप ठीक हो जाएगा. तो $15,000 आपको क्या समझ नहीं पड़ेगी. उन्होंने लिखा कि कोई भी आप पेमेंट पोस्ट इंपोर्ट भी कर रहे हो एक्सपोर्ट को, वो भी वैल्यू में ऐड हो जाएगा, वो भी वैल्यू में ऐड हो जाएगा. वैल्यू ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्रोसीड और एनी सब्सिक्वेंट रीसेल, बाद में आप दे रहे हो, खरीद के एक बार आपने, अब आप उसको भले इंडिया में बेच भी दिया, उसके बाद आप उसको पे कर रहे हो, तब वैल्यू में ऐड हो जाएगा. ठीक है, सब वैल्यू में ऐड हो जाएगा. एक्सेप्ट क्या है इसका, एक्सेप्शन क्या है, अब इमेजिन करो कि जानवी की कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, जानवी की कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया. भाई डिविडेंड सबको मिल रहा है, केक कट रहा है, सबने बटेगा, डिविडेंड मिला सबको मिलेगा. तो मिस्टर संजू को मिला कि 2% टेक्स्ट उसके पास है, तो जानवी को डिविडेंड दे दिया ना, तो आप उस डिविडेंड को ये मत मान लेना कि 7,000 रुपीस को कंपनसेट कर रही है डिविडेंड के फॉर्म में. डिविडेंड इज सेपरेट ट्रांजैक्शन, सामान खरीदा उसका रीपेमेंट करना है, दैट इज सेपरेट ट्रांजैक्शन. आप ये मत मान लेना कि सामान का जो पैसा ड्यू था वो डिविडेंड फॉर्म में पे कर दिया, तो डिविडेंड को वैल्यू में ऐड कर दिया. नहीं, दैट इज सेपरेट, दैट इज सेपरेट, डिविडेंड को अलग. ठीक है, तो केस में हुआ हुआ था, इसलिए इसको हटा दिया. मैंने क्या बोला भाई, वैल्यू ऑफ एनी पार्ट द प्रोसीड ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल डिस्पोजल सबको वैल्यू में ऐड होगा एक्सेप्ट डिविडेंड. कोशिश करेंगे तो ऑलरेडी लास्ट क्या बोलता है 10 के अंदर ऐसा बोलता है कि भाई एफओबी वैल्यू के अंदर, एफओबी वैल्यू के अंदर एक्सपोर्टर के पोर्ट तक आने के सारे खर्चे वैल्यू में ऐड होंगे. ऑल्दो इन्होंने टर्म यूज किया है ना, सही यूज नहीं किया, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं लॉ के अंदर, इन्होंने यूज किया ऑल अदर पेमेंट हैव बीन मेड और टू बी मेड एट द कंडीशन ऑफ सेल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स. उन्होंने क्या यूज किया, पोर्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंस को वैल्यू में ऐड होंगे, इंपोर्ट करने के बाद वाले खर्चे को वैल्यू में ऐड होंगे. वो तो राइट बात है, जब इंपोर्ट करने का खर्चे करेंगे तो वो तो वैल्यू में ऐड होंगे, पर प्री इंपोर्टेशन खर्चे वैल्यू में ऐड होंगे ऐसा नहीं होगा. देखो भाई प्री इंपोर्टेशन वाला खर्चा है वो तो उन्होंने अपने यहाँ से शिफ्ट कर दिया और इंडिया में आया, उसके बीच में भी हो सकता है ना, वो थोड़ी एफओबी वैल्यू में ऐड होंगे. एफओबी वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, टेन वन के एडजस्टमेंट करके कि एफओबी वैल्यू कैसे निकाली जाती है डायरेक्ट. तो एफओबी वैल्यू इसके लिए क्या होती है कि एक्सपोर्टर के पोर्ट तक के खर्चे एफओबी वैल्यू में आते हैं. तो इनको ये शब्द यूज करके प्री इंपोर्टेशन एक्सपेंस वैल्यू में ऐड कर दो. भाई इंपोर्टेशन का मतलब है कि इंपोर्ट तक के खर्चे, हमारे पोर्ट तक खर्चे वैल्यू में ऐड करोगे, तो एफओबी वैल्यू में ऐड करेंगे. इनको लिखना चाहिए था कि एक्सपोर्टर के पोर्ट तक जितने खर्चे हैं वो वैल्यू में ऐड करो. तो ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसका इंटरप्रिटेशन यही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यही पसंद कर जाता है. भाई एफओबी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, एफओबी वैल्यू मतलब है कि भाई इंपोर्ट से पहले आपने जितने खर्चे किए कहां तक, एक्सपोर्टर के पोर्ट तक, वो वैल्यू में ऐड करता है. एक्सपोर्टर के पोर्ट तक जितने खर्चे हुए वो वैल्यू में ऐड करता है. समझ में
लॉजिक समझ लो आप क्या क्या एरर है, क्या एरर क्यों लगी देखो भाई एफओबी का मतलब हम निकाल रहे हैं रूल 10 के अंदर एफओबी रूल 10 क्या बताता है कि एफओबी कैसे निकालते हैं। तो आप यहाँ पे वर्ड प्री इंपोर्टेशन वर्ड यूज क्यों कर रहे हो, इंपोर्टेशन तो मतलब इंडियन कोड तक खर्चा आ गया, वो वैल्यू ऐड नहीं करनी, हमको एक्सपोर्टर के कोड तक सारे खर्चे एफओबी वैल्यू ऐड, ठीक है डन। हाँ भाई वरना तो सीआई वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा ना, फिर भाई उनके कोड के बाद उनके शिफ्ट करने के बाद खर्चे हुए वो सीआई वैल्यू में इंक्लूड है। तो कहानी क्या होती है, कहानी होती है कि अपन ने क्या देखा, सिंपल सी कहानी यही थी भाई विदेश से कोई सामान आ रहा है, एक्सपोर्टर की फैक्ट्री तक के खर्चे एफओबी वैल्यू और हमारे पोर्ट तक खर्चे सीआईएफ है। तो अभी हम एफओबी वैल्यू निकाल रहे हैं, एफओबी वैल्यू क्या होती है उसके पोर्ट तक के सारे खर्चे, तो उसके अंदर अपने क्या टर्म्स देखें, देखो एफओबी वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से एक सेकंड, चल सुना देखो क्वेश्चन में आपको अगर एफओबी वैल्यू मैंने क्या देखा कि एफओबी वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में अगर आपको एफओबी वैल्यू दे रखी है उसको करेक्ट नहीं मानना है, रूल 10 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, रूल 10 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ठीक है, रूल 10 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। 10 की क्या एडजस्टमेंट है, 10 10 की 10 की 10 की 10 की 10 की क्या बोलता है कोई भी कॉस्ट का कमीशन पैकेज सब कुछ वैल्यू में ऐड होगा एक्सेप्ट 9% 10 की बोलता है, तो फ्री असिस्टेंट फ्री मटेरियल अगर आप किसी को दे रहे हो वो भी वैल्यू में ऐड होगा, लेकिन इंजीनियर डिजाइनर डेवलपर्स चार्जेस ऐड नहीं होंगे। 10 ये बोलता है कोई भी रॉयल्टी लाइसेंस का खर्चा दे रहे हो वो भी वैल्यू में ऐड होगा एक्सेप्ट प्रिपरेशन वैल्यू दिया। 10 ये बोलता है कि आपको इस पेमेंट कर रहे हो फ्यूचर सब्सिडेंट खरीदने के बाद वो भी वैल्यू में ऐड होगा एक्सेप्ट डिविडेंड। 10 ये बोलता है इंपोर्ट से पहले खर्चे ऐड हो जाएंगे, इंपोर्ट के बाद वाली मतलब एक्सपोर्टर के पोर्ट तक जितने खर्चे वो वैल्यू में ऐड करके ऐसा 10 ये लिखा है, ठीक समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से हमने एफओबी निकाली, इस तरीके से हमने एफओबी निकाली 10 फॉर डी फॉर डिविडेंड ऐसे ध्यान रखना। आपको एग्जैक्ट याद नहीं होगा कि 10 ए में क्या था, बी में क्या था, सी में क्या था, डी में क्या था, क्या था मतलब याद आपको बस कॉन्सेप्ट जान रहे हो, रॉयल्टी ऐड हो जाएगी, पैकेज कमीशन ऐड होगा, बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा, कोई फ्री मटेरियल दोगे तो ऐड हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट जान रहे हो, कुछ साइड आप कुछ करोगे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप रखोगे। अभी आप देखना याद नहीं आपको, ठीक है याद करने का पेमेंट टू लोकल एजेंट क्या बात है, कोई सा कमीशन वो वैल्यू में ऐड होगा, कोई सा पेमेंट तो वैल्यू में ऐड होगा, खाली लोकल एजेंट को पे करो तो भी वैल्यू में ऐड होगा, अगर बाइंग कमीशन बढ़ जाए तो ऐड नहीं होगा, अदरवाइज सब कुछ ऐड है। चलिए भाई हमने एफओबी वैल्यू निकाली, रूल 10 के एडजस्टमेंट क्वेश्चन है, आपको सपोज करो एफओबी वैल्यू एफओबी वैल्यू एज कैलकुलेटेड बाय डिपार्टमेंट, जो भी क्वेश्चन देखो सपोज करो आपको देखो लाइक $25,000, फिर आपको क्वेश्चन देखो फ्री मटेरियल प्रोवाइडेड $2,000, फिर आपको क्वेश्चन देखो बाइंग कमीशन $500। अब आप करेक्ट एफओबी वैल्यू बताओ, करेक्ट एफओबी वैल्यू बताओ 27,000 बिल्कुल सही, एफओबी वैल्यू है 27,000, ये ऐड हो जाएगा ये क्या करना है, ये डिजाइन चार्जेस लेबर के चार्जेस पे करें यूएस के अंदर, इंडिया के बंदे को नहीं की तो वैल्यू में ऐड हो जाएगा, तो करेक्ट एफओबी वैल्यू 33,000, ठीक है सीधे अभी पहले चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है समझ में आ रहा है, ठीक है भाई अब सुनना एफओबी वैल्यू आपने निकाली एज पर रूल 10 एडजस्ट, ये चीज़ आप लोग पहले पता थी, डिटेल्स पूछ रहा हूँ, मैं पता तो हूँ कि इस लेवल में नहीं पता, कल को आपको अभी आज और कल जब आप कोशिश करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मन करेगा, तो रटा हुआ या तो आप कॉन्सेप्ट एकदम फुल क्लियर रहेंगे। एफओबी एज पर रूल 10 एडजस्टमेंट तो आई, अब उसके बाद क्या ऐड करना है, रेट और इंश्योरेंस, ये कंपलसरी ऐड करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, 20% मार्केट करो 25% मार्केट करो, ठीक है ठीक है। उसके अलावा एफओबी से सीआईएफ तक, एफओबी से सीआईएफ तक दो चीज़ें तो कंपलसरी ऐड होती है, दो चीज़ें तभी ऐड होती है क्वेश्चन में दे रखा हो, वो है लाइफ रेट ऑफ द बार चार्जेस। लाइफ रेट का बार चार्जेस का मतलब क्या होता है कि आप छोटी छोटी बोट से सामान लेके आ रहे हो पोर्ट तक, तो भाई पोर्ट से पोर्ट तक के सारे खर्चे इंक्लूड होगा सीआईएफ वैल्यू में, पोर्ट तक के सारे खर्चे इंक्लूड होगा सीआईएफ वैल्यू, तो लाइफ रेट का बार चार्जेस की ऐड होती है। और एक पॉइंट होता है शिपिंग डिमरेज, शिपिंग डिमरेज की भी वैल्यू में ऐड हो जाएगा, समझना आप कहीं लिख लो एक बार है ना, कहाँ लिखोगे देखो कैसे निकाला जाता है एफओबी आफ्टर रूल 10 एडजस्टमेंट, फिर ऐड करना है आपको रेट और ये इंश्योरेंस, ये कंपलसरी चार्ज होता है, ये कंपलसरी होता है, प्लस लाइवरेज ऑब्लिक बार चार्जेस प्लस शिपिंग डिमरेज, तन्ने लाइवरेज चार्जेस एक्सपोर्टर को पे करेगा, इंपोर्टर पे करेगा ना, छोटी छोटी बोट से सामान इंपोर्टर को मंगाना, एक्सपोर्टर को क्या मतलब उसका सामान शिप करके पैसा लेके बात कर, लाइवरेज चार्जेस एक्सपोर्टर पे करेगा, एक बड़ा शिप है पोर्ट पे आने वाला आपको जगह नहीं है, सामान शिप खड़े होने, छोटी छोटी बोट से सामान मंगा रहे हो आप, इंपोर्टर पे करेगा लाइवरेज चार्ज, इंपोर्ट से पहले तक के खर्चे सब सीए में इंक्लूड है। शिपिंग डिमरेज चार्जेस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, तो वाटर बॉन्ड जैसा नहीं, वाटर बॉन्ड ही बोलते हैं, लाइवरेज का बार चार्जेस मतलब वाटर बॉन्ड सेम ही है, ये अगर क्वेश्चन में दे रखे हो तो ही ऐड करो, इस गिवन क्वेश्चन कंपलसरी नहीं। इन चारों के अलावा कोई सा भी पांचवा ऐसा आइटम नहीं है जो सीआईएफ वैल्यू में ऐड होगा, क्वेश्चन में कुछ भी दे दो आप, तो जैसे जैसे पोर्ट से आईसीडी ले जाने तक का खर्चा, सामान मुंबई पोर्ट पे आ गया, दिल्ली आईसीडी तक जा रहा है,
उसका भी खर्चा वही आपने सरकार को दिया ना खर्चा, बोर्ड साइज का सामान सरकार पहुंचा रही है, पर वो कस्टम ड्यूटी में इंक्लूड नहीं करोगे, उस पे आप टैक्स नहीं करोगे बोर्ड साइज वाले, ठीक है। तो इन चारों के अलावा कोई सा भी खर्चा इंक्लूड नहीं होगा, कोई सा भी हो, फिर जैसे बोर्ड साइज वाले मैंने आपको एग्जांपल दिया। आप ट्रांसशिपमेंट चार्जेस पे कर रहे हो, ट्रांसशिपमेंट चार्जेस क्या होता है समझना मेरी बात, जैसे बोर्ड साइज तक ले जा रहे हो उसको बोर्ड सरकार लेके आई है, कई बार क्या होता है समझना मेरी बात कि मैं आपको बताता हूँ, आप चेन्नई में रहते हो, अभी बहुत बड़ा शिप आ रहा था जिसमें एक पर्सन था इंपोर्ट था मुंबई का, 90% सामान उसी का था, 10% आपका सामान था, ठीक है, ठीक है। शिपिंग डिवाइस का मतलब मैं आपको बताता हूँ, सुनो, एक बहुत बड़ा शिप आ रहा था ऑस्ट्रेलिया से, तो 90% सामान तो मुंबई का 1% था उसी का था और 10% आपका, आप चेन्नई में रहते हो। तो वैसे वाले ने बोला कि मैं सारा सामान मुंबई उतार रहा हूँ, खाली शिप पूरी मुंबई से चेन्नई लेके जाऊंगा ना, तो डीजल लग जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, सारा शिप सामान आपको मुंबई में उतार दिया, फिर मुंबई से चेन्नई आप दूसरे शिप में लेके गए, तो वो वैल्यू मैच नहीं होगा, कस्टम मुंबई में हो जाएगी ना भाई, और कस्टम भले चेन्नई में हो, वैल्यू मैच नहीं होगा, वो वैल्यू मैच। ट्रांसशिपमेंट चार्जेस, आईसीडी पोर्ट साइज का सामान का कोई और कोई सा खर्चा हो, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो खाली डीमार्ट चार्जेस, तो वो भी ऐड नहीं करना, शिपिंग डीमार्ट ऐड करना है, शिपिंग डीमार्ट ऐड करना है, खाली डीमार्ट ऐड नहीं करना। तो देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है हमने, क्या क्या दो आइटम इंक्लूड होंगे, शिपिंग डीमार्ट और लाइटर का चार्ज, इसके अलावा कुछ ऐड नहीं है, आप चाहे यहाँ पे लिख लो अपने ऊपर शिपिंग डीमार्ट ऐसे ऐसे लिख लो इनके साइड में, शिपिंग डीमार्ट टिक यस, खाली डीमार्ट रॉन्ग, ऐसे कर लो, इससे आपको एग्जाम में याद आ जाए। शिपिंग डीमार्ट ऐड होगा, खाली डीमार्ट ऐड होगा, क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। शिपिंग डीमार्ट ऐड होगा, खाली डीमार्ट ऐड नहीं, वही टेबल में बस ये चार आइटम है, ये ऐड हो गया और एंड पे स्केल फाइनल, इस पे आपको क्वेश्चन देनी पड़ेगी, क्या रेट होगी, किस रेट को सब चर्चा क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखो भाई डीमेरिट चार्जेस का मतलब क्या होता है, वेटिंग चार्जेस, जैसे शिपिंग डीमेरिट का मतलब क्या होता है, जैसे वैसा आ रहा है पोर्ट पे काफी भीड़ है, ठीक है, पोर्ट पे काफी भीड़ है, आपने उसको बोला कि भाई 2 दिन तक खड़े रहो, अब मास्टर पैसा तो वेटिंग चार्जेस देगा ना, भाई मेरी पर मेरी सैलरी 2 दिन लगा दो, जो खर्चा लग रहा है छुट्टी करने का, क्योंकि मेंबर से मुझे पैसा लेंगे, तो आप उनको वेटिंग चार्जेस पे खर्चा हो रहा है ना, क्योंकि उससे पहले, क्योंकि अभी तक रस्ते में है, वेट तो पहले कर रहे हैं ना, आपको पहले करवा रहे हैं, तो वो वैल्यू मैटर करता है शिपिंग डीमेरिट बोलते हैं, वेटिंग चार्जेस, अभी तक पोर्ट पे आएगी शिप, पहले खड़ा हुआ है, वेट करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रैफिक है, शिपिंग डीमेरिट। खाली डीमेरिट का मतलब क्या होता है, पोर्ट पे आके सामान उतार दिया, पर पोर्ट पे पड़ा हुआ है, पोर्ट से घर लेके गए, उसके चार्जेस लिए डिपार्टमेंट ने आपसे, वो वैल्यू मैच नहीं होगी, क्योंकि वो इंपोर्ट करने के बाद पोर्ट पे आने के बाद पड़ा हुआ है पोर्ट पे, अब वेट करा रहे हो आप, पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट आपसे वेटिंग चार्जेस दे रहा है, वो वैल्यू मैच नहीं, खाली डीमेरिट वैल्यू मैच करेगी, शिपिंग डीमेरिट मैच करेगी, शिपिंग डीमेरिट बिफोर इंपोर्ट, डीमेरिट मतलब पोर्ट पे आने के बाद। सॉर्टेड है। शिपिंग डीमेरिट मतलब बिफोर इंपोर्ट और खाली डीमेरिट मतलब पोर्ट पे आने के बाद वेटिंग चार्जेस, उसको खाली डीमेरिट चार्ज बोला जाता है। चलिए, तो एफओबी वैल्यू अपन को निकालनी है, रूल 10 मंथ के एडजस्टमेंट के बाद फिर रेट इंश्योरेंस ऐड करना है कंपलसरी, ठीक है, कंपलसरी ऐड करना है, क्या दे रखा हूं, देखो लाइट चार्ज चार्जेस, शिपिंग डीमेरिट चार्जेस सभी ऐड करते हैं क्वेश्चन में। फिर डी कंजेस्टिंग का मतलब इस पोर्ट पे भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए सीएफएस बनाते हैं, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, सो दैट पोर्ट पे भीड़ ना हो, कंजेस्टेड ना हो पोर्ट, इसलिए सीएफएस बनाते हैं, वो सीएफएस के अंदर यूजर डी, ठीक है। चलो डीमेरिट चार्जेस ऐड नहीं हुआ, शिपिंग डीमेरिट ऐड, चलिए साहब क्वेश्चन पे आ जाओ। चलिए, हाउ टू सेटिस्फाई ब्रांड के औसत को आती हो भाई, सेटिस्फेक्शन की बात मेरे से बहुत करिए, आप खराब नजर बना के बेच दो कोई बात, थोड़ा सा दुख होगा उसको, मेरा पैसा गया खराब, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग कि आप किसी तरह की जिम्मेदारी लो और उसको पूरा ना करो, तो वो बहुत घटिया सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ी अपनी एक समझो, क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। चलो सर ब्रेक, अरे ब्रेक देंगे भाई, पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लें एक बार, फिर ब्रेक ले लेंगे, आ जाओ। पेज नंबर 4.3, अब इसे क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो सर, चलो ब्रेक ले लो, 9:30 से 9:30 मन में ही रहनी चाहिए बात, चलो भाई 9 क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे लेना, क्वेश्चन से कौन सकता हूँ। देखो भाई, नाउ आई विल रिकमेंड यू वन थिंग, कि आप यूट्यूब पर डालना इंटर एमसीक्यू, वहाँ पे मैंने कुछ केस स्टडीज करा रखी थी, तो केस स्टडीज के वीडियोस को देखना चालू कर दो, एग्जाम टाइम में टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े से ही हैं।